हेलो बच्चोवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है आपके। स्वागत है आप सबका कॉम्प्रिहेंसिव बैच ऑडिट सीए फाइनल में। शुरू के 5-10 मिनट में थोड़ा सा आपको बेसिक बताऊंगा। बेसिक इन द सेंस कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है और किस तरीके से हमारी अप्रोच रहेगी। उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखिए फाइनल में सब्जेक्ट का नाम नहीं पता तो बता देता हूं, एडवांस ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स, AAAPE। आपे बोलता हूं मैं शॉर्ट में, एडवांस ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। बेसिकली प्रोफेशनल एथिक्स का नाम इसलिए भी लिखा गया है क्योंकि अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, वेटेज की तो मैं थोड़ी ज्यादा बात करूंगा नहीं, अभी उसके हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे। बट मैंने स्टडी मैट ही इसलिए ओपन करता हूँ स्टार्टिंग में। अगर आप देखोगे तो स्टडी मैट में या इंस्टीट्यूट ने इस सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 3 पार्ट में कैसे सर? 3 पार्ट में इस तरीके से कि पहला पार्ट जो है मॉड्यूल 1, इसमें आपको 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। यहां पे ना आपको लगभग स्टैंडर्ड्स ही पढ़ने हैं, ऐसे वाले स्टैंडर्ड्स ही पढ़ने हैं। यहाँ एसक्यूसी पढ़ोगे और साथ में ऐसे 220, अदरवाइज सारे स्टैंडर्ड्स वाला। तो मॉड्यूल 1 जो है वो सारे स्टैंडर्ड्स का ही मॉड्यूल है। इंटर में पढ़ चुके हैं बट कुछ एडिशनल कंटेंट मिलेगा और सेम कंटेंट में भी क्वेश्चन का लेवल नेक्स्ट लेवल होगा। नेक्स्ट लेवल आई एम टेलिंग यू। जैसे रिपोर्टिंग में आप ऑडिट रिपोर्ट के स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, 700 वाली सीरीज। कारो भी पढ़ते हैं। कारो में क्वेश्चंस आप देख लेंगे, जमीन आसमान का फर्क है इंटर और फाइनल क्वेश्चन से अप्रोच में कारो के अंदर। तो क्वेश्चंस का बहुत फर्क है, वहां थ्योरेटिकल ज्यादा आते हैं, ऐसा नहीं यहाँ थ्योरेटिकल नहीं आते, बट केस स्टडी कंपैरेटिवली यहाँ ज्यादा आती है। मॉड्यूल 2 में अगर आप जाएंगे तो मॉड्यूल 2 में भी शुरू के 4 चैप्टर जो है वो स्टैंडर्ड्स वाले हैं। यहाँ भी ऐसे पढ़ने हैं, ये फर्क है, यहाँ SRS पढ़ोगे, यहाँ SRE पढ़ोगे, ये भी स्टैंडर्ड्स हैं, और यहाँ SAE पढ़ोगे। मतलब 19 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, और 19 चैप्टर्स में से 11 चैप्टर्स तक आप सिर्फ स्टैंडर्ड्स पढ़ने वाले हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड्स। ठीक, उसके बाद 3 चैप्टर आपको दिखेंगे, ये बिना स्टैंडर्ड्स के हैं। डिजिटल ऑडिट, काफी सारी बातें हैं। ग्रुप ऑडिट कंसोलिडेशन के बारे में आपने पढ़ा भी है। ठीक है, बैंक ऑडिट, और बैंक और NBFC का एक ही चैप्टर है। बैंक ऑडिट आपने वहां भी पढ़ा था इंटर में, बहुत ही कम कंटेंट सिमिलर है, सारा कंटेंट नया है बैंक ऑडिट वाला। ठीक, फिर मॉड्यूल 3 के अंदर आपको सिर्फ 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें सबसे जो बिग डैडी है वो है ये प्रोफेशनल एथिक्स। 20 से 22 नंबर का ऑन एन एवरेज हर बार वेटेज रहता है, हर बार वेटेज रहता है। और बाकी SDG ESG अभी ज्यादा बताऊंगा वो तो समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, ड्यू डिलिजेंस, इंटरनल ऑडिट, ऑडिट ऑफ PSUs। तो ये मॉड्यूल 3 का पार्ट है। मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1, टोटल मिलाकर 19 चैप्टर्स हैं। हम स्टैंडर्ड्स को ना चैप्टर के साथ ही पढ़ते हैं, यहाँ पे हम सेग्रीगेट नहीं करते। जैसा स्टडी मैट में कंटेंट दिया है वैसा ही कंटेंट अपन कवर करेंगे, उसी तरीके से। ठीक, बिल्कुल चैप्टर वाइज, बिल्कुल मॉड्यूल वाइज, वैसे ही चलते हुए चलेंगे। ठीक, स्टडी मैट का एक एक कंटेंट मैं कवर करूंगा। पहली बात, एक एक कंटेंट। कुछ क्वेश्चंस स्टडी मैट के आखिरी में दिए होते हैं, क्वेश्चंस तो कई सारे होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका कंटेंट आपको स्टडी मैट में नहीं मिलेगा। तो मैं हमेशा कहता हूं हमारे लिए सिलेबस क्या है? हमारे लिए सिलेबस है स्टडी मैट का कंटेंट प्लस स्टडी मैट के क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे मिल जाएंगे जिसका कंटेंट स्टडी मैट में नहीं होगा, ऐसे वगैरह के अंदर होगा, वो भी अपने को पढ़ना है, तो वो भी आपको बुक में कंटेंट मिलेगा। इवन वो ईओ के अंदर भी मैं पढ़ाता हूँ वो कंटेंट। ठीक है ना, तो सबके अंदर अपन पढ़ते पूरा है भाई। जो स्टडी मैट में दिया है वो भी, जो स्टडी मैट में नहीं दिया, जो क्वेश्चंस में दिया है वो भी, और जो कभी PYQs में आया था जो आज भी रेलेवेंट हो सकता है वो भी। तो कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले अपन, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चंस कैसे करेंगे तो मैंने आपको बता देता हूं भाई। मैंने आपको एक बुक दी होगी, एलिमिनेटर। ठीक है, हमने करना क्या है जी, हमने चैप्टर वाइज पढ़ना है जी, और क्वेश्चंस को हमने टॉपिक वाइज बांट रखा है, स्टैंडर्ड वाइज। साथ में हम खत्म करते हुए चलेंगे, क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन से मैं PYQ सारे क्वेश्चन, स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन, PYQ सारे, स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। RTP MTP का मैं अलग कंपाइलेशन देता हूँ यूट्यूब में, अगर वो यहाँ डिस्कस करने लग जाएंगे तो सिलेबस बहुत बढ़ जाएगा सर, बहुत 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 स्ट्रेच हो जाएगा। तो उसको अपन यहाँ पे नहीं छेड़ते। RTP MTP, PYQ और स्टडी मैट कर लेते हैं। ठीक है, 60% RTP MTP यहीं से कवर होता है वैसे भी। ठीक, तो भाई क्वेश्चंस करने वाले हैं, स्टडी मैट कंटेंट करने वाले हैं, PYQs करेंगे,
साथ में क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस कराऊंगा, साथ में सॉल्यूशन भी, सजेस्टेड आंसर भी, क्योंकि क्या लिखा है सजेस्टेड आपको पता नहीं तो फिर कैसे करेंगे, इसलिए सजेस्टेड आंसर भी साथ में डिस्कस कराऊंगा। पांचवी बात, इंस्टीट्यूट में कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के नाम से। अब स्टडी मैट ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के नाम से। वो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग भी मैं साथ साथ में डिस्कस कराऊंगा, साथ साथ में टॉपिक वाइज डिस्कस करते चलेंगे। हमने एक कंपाइलेशन बना रखा है इस फाइल का, ठीक। 6 पॉइंट, स्टडी मैट में कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं, केस सिनेरियोज। जब चैप्टर खत्म होगा तो वो केस सिनेरियो भी आपको डिस्कस कराऊंगा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। रीजनिंग इंटरलिंकेजेस होते हैं तो चैप्टर के बीच में नहीं कर सकते उसको, वो भी डिस्कस कराऊंगा। कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, मैं आपको बता रहा हूं, एक एक चीज कवर करने वाले हैं। पढ़ाने वाला हूं मैं 3 वॉल्यूम जो आपको दिए गए होंगे। ये एलिमिनेटर है हमारा, जिसमें क्वेश्चन बैंक है, सॉल्व क्वेश्चन बैंक, जिसमें स्टडी मैट और आपके पीवाईक्यूज हैं। मैंने आपको 3 बुक्स ये दी होंगी, एनालाइजर आपके पास होंगी। एनालाइजर जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, जैसे इंस्टीट्यूट ने बांट रखा है ना 3 पार्ट में, हमने भी 3 पार्ट में बांट रखा है। वॉल्यूम 1, ठीक, उसके बाद वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3, बिल्कुल वैसे ही एनालाइजर हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो 3 एनालाइजर आपके पास होंगे और एक एलिमिनेटर आपके पास होगा, ठीक है। कुछ जगहों पे हैंड रिटन नोट्स बनवाता हुआ चलूंगा, शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स। कुछ जगह पे बड़े नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो वहां पे अपन नोट से पढ़ लेंगे। आप भी नोट से रिवाइज कर सकते हैं रादर देन बुक, लेकिन कुछ जगह पे बुक तो रिफर करनी ही है। शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, निमोनिक वगैरह डेवलप कर लेंगे साथ में, ठीक। तो वो सब काम अपने को करना है, ठीक है। तो मोटा मोटी मैंने आपको अप्रोच के बारे में बता दिया है, किस तरीके से हम काम करने वाले हैं। अब बिना कोई देरी के बढ़ते हैं, और जैसा आपका सिलेबस है, सबसे पहले चैप्टर 1 ही शुरू करेंगे क्वालिटी कंट्रोल का। बिल्कुल इसी सीरीज में चलेंगे, कोई सीरीज में कोई कंटेंट में छेड़ाछाड़ी नहीं। आईसीआई तुम ही सब कुछ हो भैया, जो आपने बोल दिया वो मान लेते हैं, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 को। अगर चैप्टर 1 की आप बात करें तो चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है आपने, देखो जी, चैप्टर 1 की अगर आप बात करते हो तो चैप्टर 1 के अंदर आपको पढ़नी है सबसे पहले, अगर हम बात करें 3 बातें। सबसे पहले आप पढ़ोगे SQC1, उसके बाद आप पढ़ोगे SA 220, और उसके बाद आप पढ़ेंगे इन दोनों का डिफरेंस, और थोड़ा बहुत रिव्यू की बात की गई, पीयर रिव्यू और ये सब, ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो मोटा मोटी 3 बातें पढ़नी है, ठीक। अगर आप बात करें SQC1 की और 220 के बाद बोलोगे सर तो इंटरमीडिएट के अंदर हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी, ये दोबारा फिर आ गया है। कंटेंट का फर्क है भाई 220 के अंदर भी और SQC1 के अंदर काफी कंटेंट का फर्क आपको मिलेगा। कुछ कुछ कंटेंट सेम है, उस पर वी कैन नॉट डिनाई, बट कुछ कंटेंट एडिशनल भी है और कुछ कंटेंट में डिफरेंसेस भी हैं, ये आपको मिलेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा कि भाई जो स्टैंडर्ड्स आप पढ़ रहे हैं फाइनल में, जो स्टैंडर्ड्स आप पढ़ चुके हैं इंटरमीडिएट में, उनमें कुछ कुछ जगहों पे डिफरेंसेस मिलेंगे कंटेंट की और इवन क्वेश्चन के और क्वेश्चन के लेवल के भी, ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले अगर बात करें, थोड़ा सा भी अगर आपको याद हो, ना भी याद हो तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो SQC1 आपको दिख रहा है या जो 220 आपको दिख रहा है, बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड्स हैं दे आर रिगार्डिंग क्वालिटी कंट्रोल। अब ये कब लगते हैं, क्या होते हैं, थोड़ा सा पहले बेसिक आपको बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो आइए थोड़ा सा बेसिक से बात कर लेते हैं इस चैप्टर के, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो ये होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसका नाम है CA चिंतामणि। बहुत बढ़िया जी, चिंतामणि जी आ गए हैं। अब चिंतामणि जी क्या कहते हैं, चिंतामणि जी के पास काफी सारे काम हैं, चिंतामणि जी ने काफी सारे अच्छी खासी प्रैक्टिस जमा रखी है अपनी। अब भाई चिंतामणि के पास काम आया ABC लिमिटेड का। ABC लिमिटेड कहती है जी हमने तो आपसे ऑडिट करानी है, हमने तो आपसे ऑडिट करानी है, बड़े मशहूर हो आप, बड़ा एक्सपीरियंस है आपके पास भैया, आप हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर दो। अच्छी बात है जी, करनी भी चाहिए, ठीक। एक और कंपनी आई फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड चिंतामणि से कहती है भाई चिंतामणि 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 आप हमारे लिए क्या करोगे, तो इन्होंने बोला XYZ लिमिटेड ने, आप एक काम करो, आप ना हमारे, हम लिस्टेड कंपनी है तो हमें ना
क्वार्टरली फाइनेंशियल्स बनाने पड़ते हैं, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं एज पर सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015 के हिसाब से। सेबी कहता है भाई हर लिस्टेड कंपनी को एनुअल फाइनेंशियल तो बनानी है, साथ में क्वार्टरली भी बनानी पड़ेगी। तो हमें ना क्वार्टरली या यूं कहें कि इंटरिम फाइनेंशियल्स बनाने हैं, इंटरिम फाइनेंशियल्स बनाने हैं। आप उसकी ऑडिट मत करो, आप उसकी रिव्यू कर दो, क्योंकि ऑडिट मैंडेटरी नहीं, तो आप रिव्यू कर दो। ठीक, थोड़ा बहुत आपने इस बारे में चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ, इंटर भी समझाऊंगा आपको थोड़ा बहुत यहाँ भी, ठीक है ना। रिव्यू कर दो आप इस चीज की। कौन कह रहा है जी? XYZ लिमिटेड कहती है रिव्यू कर दो, ठीक है जी। चिंतामणि को कह रहा है, चिंतामणि कह रहा है मैं सब कर दूंगा, मेरे पास धनी धन आ रहा है, मुझे क्या दिक्कत है, मैं क्यों मना करूंगा भाई, आ जाओ सब आ जाओ। अब तीसरा क्लाइंट आया जी PQR लिमिटेड। PQR लिमिटेड क्या बोलता है भाई? PQR लिमिटेड कहता है चिंतामणि 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 चिंतामणि, आप क्या करोगे मेरे लिए? तो PQR ने कहा चिंतामणि से, चिंतामणि आप एक काम करो, आप ना, मैं बैंक के पास गया था लोन लेने के लिए, अच्छी बात है जी, मैंने बैंक से कहा जी लोन दे दो, बैंक ने कहा लोन तो दे देंगे, लेकिन आप हमें अगले 3 साल के प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल बना के दो। प्रोजेक्ट समझ गए? फ्यूचर फाइनेंशियल बना के दो अगले 3 साल के, आप हमें बना के दीजिए, बैंक ने हमें बोला। चिंतामणि ने कहा भाई क्या समस्या हो गई, फिर क्या दिक्कत है? कह रहे दिक्कत कुछ नहीं है, हमने 3 साल के फाइनेंशियल्स बनाए, हम बैंक के पास पहुंच गए, लो भैया 3 साल के फाइनेंशियल। बैंक ने कहा भैया ये 3 साल के फाइनेंशियल्स जो आपने बनाए हैं, फ्यूचर 3 साल के प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स आपने बनाए, ये ऑथेंटिक हैं? जो आपने फोरकास्ट प्रोजेक्शन एजम्पशंस का इस्तेमाल किया वो सही है? कंपनी कहती है हाँ जी बिल्कुल सही है। बैंक कहता है मैं कैसे मान लूं? जाओ किसी सीए से जाके साइन करा के लाओ, सीए से ऑथेंटिकेट कराओ, तभी मैं आपको लोन दूंगा, तभी मानूंगा आपके जो एजम्पशंस यूज हुए हैं फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आपने जो प्रोजेक्शंस और एस्टिमेट्स का इस्तेमाल किया है, या जो आपने फोरकास्ट यूज किए प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स पे, वो सही है, ऑथेंटिक है, मैं कैसे मान लूं? जाओ सीए के पास जाओ। अब ये बेचारे भागे भागे आए, ये कहते हैं जी अप्रूव कर दो जी, अटेस्ट कर दो जी, किसको? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स को। क्या बात है, बढ़िया बात, ठीक। अब ये भी आ गए, चिंतामणि खुश है यार, सब आए जा रहे हैं, चिंतामणि के मजे ही मजे, ठीक। अब एक और क्लाइंट बचा भाई, ये बचा जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड चिंतामणि से कहता है चिंतामणि जी मेरे को ना एक दिक्कत आ रही है। चिंतामणि ने कहा बताओ। बोले मेरे ना बहुत सारे डेटर्स हैं। बोले हाँ जी ठीक है, तो उसमें क्या दिक्कत है? कह रहे मैं ना अकाउंट रिसीवेबल्स को संभाल नहीं पा रहा हूं, उनकी एजिंग रिपोर्ट बनानी है। चैप्टर पढ़ते थे आप एफएम के अंदर, याद के डेटर मैनेजमेंट। डेटर मैनेजमेंट एक चैप्टर भी हुआ करता है इंटरमीडिएट, मतलब मैंने पढ़ा, मुझे पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा डेटर मैनेजमेंट। तो जेड लिमिटेड कहता है आप ना मुझे हेल्प कर दो यार, आप ना मेरे अकाउंट रिसीवेबल्स को कंपाइल करने में मेरी हेल्प कर दो, बड़ी कृपा होगी आपकी, प्लीज मदद कर दो मेरे अकाउंट रिसीवेबल्स कंपाइल करने में। आप डेटर की एजिंग रिपोर्ट बना दो, उनके अकाउंट स्टेटमेंट तैयार करवा दो, इससे क्या होगा कि सही डेटर के फिगर भी आ जाएंगे और वही मैं फाइनेंशियल्स में लिख भी दूंगा। चिंतामणि ने कहा जो हुक्म, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो यहाँ बैठे ही इस काम के लिए, आप जो मर्जी काम ले आओ। अब आप एक चीज देखिए, चिंतामणि 4 तरह के काम ले रहा है। पहली बात तो ये ऑडिट 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 आ रही है, इससे तो अपन बोलते हैं ऑडिट। बहुत बढ़िया बात जी। जो रिव्यू कर रहा है ना इंटरिम फाइनेंशियल की, ऑडिट नहीं कहलाएगी, इसे बोलेंगे रिव्यू। ठीक है जी, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप ध्यान से देखिए तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। हिस्टोरिकल थोड़ा थोड़ा याद भी आ रहा होगा आपको, क्योंकि बेसिक तैयार करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये जो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टिव समझते क्या? फ्यूचर की। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर की, ठीक है ना, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल। और यहां तो आपने फाइनेंशियल कंपाइल करने के लिए बोला है सर, यहां भी फाइनेंशियल जो कंपाइल कर रहे हो ये भी HFI की तो बात कर रहा है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल की, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक, मैं आपको बता दूं ये जो आखिरी काम आप कर रहे हो, ठीक,
ये तो आपका जो ये प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल है, इसे बोलते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट, एश्योरेंस एंगेजमेंट। और इसे बोलते हैं रिलेटेड सर्विसेज। हर किसी के स्टैंडर्ड आपको पढ़ने हैं यहाँ पे फाइनल में, ठीक। कंपाइल कर रहे हैं फाइनेंशियल, आरएस। फ्यूचर फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं भाई, एश्योरेंस एंगेजमेंट लिख देते हैं। क्वार्टरली का रिव्यू कर रहे हो, रिव्यू एंगेजमेंट। ऑडिट तो पता ही है आपको, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 4 तरह के एंगेजमेंट परफॉर्म कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। एंगेजमेंट नंबर 1, एंगेजमेंट नंबर 2, एंगेजमेंट नंबर 3, एंगेजमेंट नंबर 4, बिल्कुल सही बात। अब सवाल यह है, इतने सारे एंगेजमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो, इतने सारे, सर ऐसा तो नहीं कि भाई चिंतामणि अकेले ही काम कर रहा है बेचारा, चिंतामणि के पास टीम ही नहीं है, कंपिटेंट रिसोर्सेज ही नहीं है। तो ऐसा ना हो जाए कि भैया काम लेने के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, फिर वहां वैसे ही बैठा है एनएफआरए कुंडली जमा के। काम लेने के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए भाई, ये बात जरूर देख लेना आप, क्योंकि अगर काम लेने के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई तो दिक्कत है बहुत बड़ी। इसीलिए सीए कह रहा हूं, सीए चिंतामणि की ये जिम्मेदारी है कि सीए चिंतामणि अपनी प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करेंगे, जो भी काम देंगे। सर क्वालिटी तो होनी चाहिए, आप फोन खरीदते हैं उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, पानी की बोतल खरीदते हैं उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, तो क्या जो सीए सर्विसेज दे रहा है उसमें क्वालिटी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर। तो सीए जो सर्विसेज देगा, इट शुड बी हैविंग प्रॉपर क्वालिटी, सत्य वचन, इट शुड बी हैविंग, द सर्विसेज शुड बी हैविंग द प्रॉपर क्वालिटी। अब ये क्वालिटी इंश्योर कैसे होगी, कैसे चेक करेंगे क्वालिटी है या नहीं? तो कह रहा है इसके लिए 2 स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। पहला स्टैंडर्ड है SQC1 और दूसरा स्टैंडर्ड है SA220। अब दोनों में फर्क क्या है, अब मैं आपको बताता हूं फर्क क्या है। ऐसे जो है SA फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। SA220 सिर्फ ऑडिट पे लगता है। SA220 इस पे लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर। लेकिन क्या SA220 रिव्यू पे लगेगा? नहीं लगेगा। क्या SA220 एश्योरेंस एंगेजमेंट पे लगेगा? नहीं लगेगा। क्या RS पे लगेगा 220? नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा सर। एक बात मैं आपको बता दूं, RS ऑडिट नहीं है, एश्योरेंस एंगेजमेंट ऑडिट नहीं है, रिव्यू ऑडिट नहीं है। जो ऑडिट नहीं है उस पे ऐसे नहीं लगते, ऐसे लगते हैं सिर्फ ऑडिट पे। लेकिन ये जो दोस्त जो ये SQC1 देख रहे हो ना आप, ये SQC1 यहां पे लिख भी देता हूं मैं, SQC1 लगेगा ऑन ऑल द एंगेजमेंट्स, ऑन ऑल द एंगेजमेंट्स। जबकि ऐसे किस पे लगेगा, ऐसे लगेगा ऑन ऑडिट एंगेजमेंट्स, ऑन ऑडिट एंगेजमेंट्स। ऑडिट पे लगेगा ऐसे, और सब पे लगेगा SQC। ये बेसिक डिफरेंस है, ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक। तो ऑडिट पे ऐसे और सारे पे SQC। अब आप मुझे बताइए, क्या ऑडिट करने पे SQC लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। क्या इस पे ऐसे लगेगा? इस पे ऐसे नहीं, सिर्फ SQC लगेगा, ठीक बात है। अच्छा इस पे SQC लगेगा, इस पे SQC लगेगा, इस पे SQC लगेगा, इस पे भी SQC लगेगा। SQC लगता है सारे एंगेजमेंट पे, कुछ मर्जी, कोई मर्जी काम कर लीजिए आप फ्यूचर की बात, फाइनेंशियल के ऑथेंटिकेट कर रहे हैं उस पर भी SQC, हर किसी पे SQC लगेगा। ऐसे लगता है सिर्फ ऑडिट पे, ठीक है जी। ये बेसिक थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि SQC और ऐसे कब लगता है, ठीक। अब सर आपने SQC और ऐसे माने हैं या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? तो भाई इसकी मॉनिटरिंग करता है, उस बारे में भी पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। NFRA बैठा हुआ है क्वालिटी ऑफ सर्विस चेक करने के लिए, सेक्शन 132। ICAI का पीयर रिव्यू बोर्ड बैठा हुआ है, पीयर रिव्यू बोर्ड। और भारत सरकार का क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बैठा है, QRB। ICAI का PRB पीयर रिव्यू बोर्ड, और भारत सरकार का QRB क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। ये मॉनिटर करते हैं सर कि आपने क्वालिटी जो भी काम आपने किया क्वालिटी है या नहीं। तो दे विल मॉनिटर एंड विल टेक डिसिप्लिनरी एक्शन। जो सही एक्शन होगा वो लेंगे, अगर क्वालिटी नहीं होगी तो, ठीक है। तो बाद में अपन पढ़ेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई।
तो बेसिक चीजें समझ में आ गई, एसके एसए और एसक्यूसी कब कब लगते हैं, सारी चीजें ठीक है। चलिए जी बढ़िया। तो पहले सर क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे भाई SQC1। एक बार ये हो गया तो फिर कहां चलेंगे, फिर चलेंगे 220 पे, और एक बार ये भी हो गया तो फिर बात करेंगे डिफरेंसेस की, ठीक है। चलिए तो पहले चलते हैं जी SQC1 में। पहले थोड़ा सा ना आपको बेसिक बता देता हूं SQC1 का भी, ठीक है ना। अभी तो मैंने आपको चैप्टर का बेसिक पढ़ाया है, अब मैं आपको थोड़ा सा SQC1 का बेसिक बता देता हूं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक। आइए भाई देखो, अपन बात कर रहे थे, इस बार नाम बदल देते हैं, इस बार नाम रख देते हैं CA रामलाल। ये लो भैया रामलाल जी आ गए, बढ़िया सुंदर से रामलाल जी। वाओ नाइस, मेरी ड्राइंग बहुत ही सुंदर, आपको भी अच्छी लगे तो बताना। ये इंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं भाई, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, पैसे भी मिलेंगे, काम भी होगा। बढ़िया 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 भैया, एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं भाई। अब एंगेजमेंट में देयर मस्ट बी क्वालिटी। आप बोलोगे सर क्वालिटी कंट्रोल, तो ये तो ऊपर ही पढ़ा दिया आपने। अब थोड़ा स्पेसिफिक बात करेंगे SQC1 से। सर SQC1 क्या कहता है, क्वालिटी कैसे आएगी, जो भी काम आप कर रहे हो उस पर क्वालिटी कैसे आएगी। SQC1 कहता है जो भी काम आप कर रहे हो उस पर क्वालिटी आएगी 6 चीजें इंश्योर करके। अभी थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं, फिर अभी डिटेल में चलते हैं आगे, ठीक है ना। 6 चीजें इंश्योर करके। सबसे पहले आपको अपने पास ढंग के लोग रखने पड़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स। ढंग के लोग समझते क्या, कंपीटेंट एम्प्लॉय, कंपीटेंट एम्प्लॉयज, कंपीटेंट असिस्टेंट, कंपीटेंट टीम, एक्सपर्ट्स, वैल्यूअर्स, ये सारे लोग जिनके पास अलग अलग एक्सपर्टीज होगा, अलग अलग फील्ड्स का, यू मस्ट बी हैविंग कंपीटेंट रिसोर्सेज। ठीक बात है, वो तो देखो होना भी चाहिए, बट ह्यूमन रिसोर्स को लेकर HR वर्ड तो आपने कई बार सुना होगा। सर अपने टीम मेंबर की तकलीफें सुनिए, उनके लिए प्रॉपर पॉलिसीज बनाइए, उनकी उनके उनके ग्रीवियंसेस को दूर करिए, प्रॉपर पॉलिसीज रिक्रूटमेंट के लिए, प्रॉपर पॉलिसीज करियर डेवलपमेंट के लिए, प्रमोशंस के लिए, कंपेंसेशन के लिए। अब ये नहीं कि 2000 के स्टाइपेंड में बेचारा एडिया घिस रहा है वो बैठ के, क्या ही मोटिवेशन आएगा बेचारे को, क्या ही काम करेगा वो, ठीक। तो प्रॉपर पॉलिसीज होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूं अभी, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा अगली बात इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, सही बात है। अब सर जब एंगेजमेंट परफॉर्म करोगे तो क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करिए। अगर तकलीफ आए तो मतलब चीजें समझ में नहीं आ रही, खुद कई बार कंपिटेंस से बाहर होती हैं चीजें, तो कंसल्टेशन लीजिए, टीम मेंबर से कंसल्ट करिए। डिफिकल्ट मैटर में आपको लगता है आपकी फॉर्म में कोई नहीं है, उससे बाहर कंसल्ट करिए। प्रॉपर कंसल्टेशंस, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस, ये सारे काम करने पड़ेंगे आपको। साथ में एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। देखो भाई एक बात मैं आपको बता देता हूं, रिलेशनशिप क्लाइंट का हो या वैसे भी हो, चीजें टॉक्सिक हो रही हो तो ना तो एक्सेप्ट करो और ना कंटिन्यू करो। अगर आपको लगता है टॉक्सिक ही है तो एक्सेप्ट ही मत करिए। आपको लग रहा है क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, आपको लगता है क्लाइंट स्मगलिंग कर रहा है, आपको लगता है आपके पास लोग ही नहीं इतना काम करने के लिए, लेकिन बस काम लिए जा रहे हो, आपको लगता है एक्सपर्टीज नहीं है, अमेजॉन की ऑडिट आ गई और पूरा इन्वायरमेंट ऑटोमेटेड है, आपको ऑटोमेटेड का नॉलेज ही नहीं है, सर कैसे कर लोगे आप ऑडिट। तो ना तो एक्सेप्ट करो और बीच में पता लगा स्मगलिंग चल रही है सोने के बिस्किट, भैया रहन दो भैया, ये नहीं कि पापी पेट का सवाल है ना भैया, नहीं हो पाएगा भैया, नहीं हो पाएगा, जा रहा हूं अब छोड़कर। एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ये भी ठीक। अगला बताइए लीडरशिप, ये भी बात सही है। इस पे से कुछ एक दो पॉइंट आपको थोड़ा सा स्टडी मैट पे नहीं है। लीडरशिप, लीडरशिप क्या होता है सर, यू शुड एक्ट लाइक ए लीडर। फर्म का जो सीईओ होगा, फर्म के होते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता सीईओ, बट आजकल अपॉइंट करती है फर्म, या मैनेजिंग पार्टनर होगा, उनकी उनकी जिम्मेदारी है सर, वो जैसे काम करेंगे
टीम उन्हीं को फॉलो करेगी। दे शुड एक्ट लाइक अ लीडर। तो उन्हें 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 प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। अब अपने आर्टिकल और इन सबके सामने आप क्लाइंट के साथ सौदेबाजी कर रहे हो बैठ के, क्लीन रिपोर्ट चाहिए, फीस बढ़ा दूंगा 50%। टीम मेंबर बैठा कह रहा है ये तो बिका हुआ है भाई, क्या ही मोटिवेशन आएगा भाई। इसीलिए सौदेबाजी मत करिए, ठीक। लीडरशिप, एक्ट लाइक अ लीडर। और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, अपने लोगों का काम चेक करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग, रेगुलर इंटरवल्स पे मॉनिटरिंग करते रहिए। और एथिकल रिक्वायरमेंट्स, अब आप बोलोगे एथिकल रिक्वायरमेंट तो हम वैसे तो वहां भी पढ़ते थे, बचपन में भी, ऐसे 200 के अंदर भी याद है, कॉन्फिडेंस पी के अंदर ही पढ़ो, चैप्टर 19 में भी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी, वो सब नहीं है यहाँ पे, यहाँ सिर्फ एक ही है। वो तो है ही अपनी जगह पे, मेनली एक है, वो है इंडिपेंडेंस। वो है इंडिपेंडेंस, ही शुड बी इंडिपेंडेंट। ठीक है भाई। तो हमें कुल मिला के ये 6 चीजें पढ़नी होती हैं SQC1 के अंदर। अभी थोड़ा थोड़ा ब्रीफ किया, अब हम डिटेल में आगे चलेंगे बुक की तरफ, ठीक है। सो फर्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स, engagement performance, acceptance and continuance of client relationship, leadership, monitoring, ethical requirements. Heal me, heal me। रोने मत लगना, कह निमोनिक इतना दर्द भरा कि पूछो मत। जख्म भर दो बाबा, जख्म भर दो हमारे। हील मी, ये भी ठीक ठीक। निमोनिक मैं बहुत वैसे ज्यादा नहीं बनवाता हूँ, बट फिर अपने आप बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया मैंने, ठीक है ना, बहुत इसमें हार्ड काम नहीं करना पड़ा अपने को। एनीवेज, तो अब चले जरा SQC1 क्या कहते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करें ह्यूमन रिसोर्स की, ठीक है। उससे पहले चलो एक क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी कहा, मैं आपको स्टडी मैट के क्वेश्चन पढ़ाता हुआ चलूंगा साथ साथ में टॉपिक वाइज। तो एक क्वेश्चन आता है भाई स्टडी मैट और PYQ भी। पहले स्टडी मैट है तो कुछ पढ़ा नहीं ना, तो एक आधा क्वेश्चन तो पढ़ ही सकता है। बीटा प्राइवेट लिमिटेड अप्रोच कर रही है फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, अच्छी बात है जी। कह रहे हैं जी हमें हेल्प करो इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इशू अ कंपाइलेशन रिपोर्ट। कंपाइलेशन वाला काम करवा रहे हैं, इससे चौथा काम RS रिलेटेड सर्विसेज। क्या CA फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी कंट्रोल को लेकर? बिल्कुल है सर, CA फर्म क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे? क्या SA 220 लगेगा कंपाइलेशन पे? नहीं सर, SQC1 लगेगा। तो कहता है SQC1 एप्लीकेबल है सारे एंगेजमेंट्स पे, इंक्लूडिंग RS ऑल्सो। बढ़िया बात है, बढ़िया, चंगी बात। चलो जी, चंगी बात हो गई, तो अब चले आगे। अब चलो जी आगे, अभी आएंगे इस पे वापस आएंगे, पहले अभी चलते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं भाई। सर अभी तक पढ़ा नहीं है क्या? अभी तक तो ऐसे ही बस बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। आओ जी, ये आते हैं SQC1 से, एक एक करके आराम आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, मैं इस पे ये सब बाद में पढ़ाऊंगा, ये हील में लिखा भी हुआ है। सबसे पहले अपन बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स की। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, एक एक करके चलेंगे, फिर एथिकल रिक्वायरमेंट्स इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। कहता है फर्म को पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। बिल्कुल बनानी चाहिए सर, बिल्कुल बनानी चाहिए। सबसे पहले आपको तय करना पड़ेगा कि इंगेजमेंट पार्टनर कौन होगा। इंगेजमेंट पार्टनर समझते हैं क्या आप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंगेजमेंट पार्टनर? जैसे मैं फॉर एग्जांपल, ये एक फर्म है, फर्म का नाम है, हाँ, ABC एंड एसोसिएट्स। इसमें 15 CA काम कर रहे हैं, 45 असिस्टेंट्स हैं और 4 अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है जी। अब आपके पास ऑडिट आई, किसकी ऑडिट आई भाई? आपके पास जी ऑडिट आई, मान लेते हैं R लिमिटेड की। किसके पास ऑडिट आई? ऑडिट आई ABC एंड एसोसिएट्स के पास। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सारे के सारे लोग इसी ऑडिट पे चले जाएंगे, कह रहे चलो 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 आज सारे लोग इसी की ऑडिट करेंगे। अरे भाई बाकी काम भी तो करने हैं आपने, कह रहे नहीं क्वालिटी मेंटेन करनी है। अब क्या हुआ कि आप इसकी ऑडिट कर रहे हो, अच्छी बात है,
जब ऑडिट आपने की तो ऑडिट में आपने लगाए 2 सीए, ठीक, प्लस 5 आर्टिकल, नीचे रख देता हूं, 2 सीएस प्लस 5 आर्टिकल्स प्लस 1 एक्सपर्ट। बढ़िया बात है सर, ऐसा ही होना चाहिए। जब आपने इनको अब इंगेज कर ही दिया, अब इसमें से क्या है कि 2 सीए, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। साइन तो कोई एक ही सीए करेगा ना रिपोर्ट में, साइन तो कोई एक ही सीए करेगा रिपोर्ट में। तो जो बी है, बी को बोला गया सर आपको रिपोर्ट साइन करनी है, ही विल साइन द ऑडिट रिपोर्ट, ही विल साइन द ऑडिट या ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो भाई एक बात ध्यान रखना, ये जो 2 5 7 8 लोग हुए, ये जो 8 लोग हैं ये कहलाएंगे आपकी एंगेजमेंट टीम, ये 8 लोग कहलाएंगे आपकी एंगेजमेंट टीम, ठीक है। और ये जो बी दिख रहा है आपको, जो रिपोर्ट साइन करने वाला आदमी है, ये जो आपको बी दिख रहा है रिपोर्ट साइन करने वाला आदमी, इस रिपोर्ट साइन करने वाले आदमी को क्या बोलोगे? इस रिपोर्ट साइन करने वाले आदमी को बोलेंगे भैया इंगेजमेंट पार्टनर। तो ऐसा नहीं कि हर सीए जो है वो इंगेजमेंट पार्टनर होगा, समझ लो 2 सीए थे, लेकिन जो रिपोर्ट साइन करेगा वो एंगेजमेंट पार्टनर है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये काम पहले नहीं कर लेना चाहिए कि एंगेजमेंट पार्टनर कौन होगा? ये डिसाइड नहीं करोगे? पहले करना पड़ेगा ना सर, बताना पड़ेगा भाई बी तू एंगेजमेंट पार्टनर है, ठीक है जी भाई, तूने रिपोर्ट साइन करनी है, बी को बताओ उसकी रोल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द एंगेजमेंट पार्टनर एंड कम्युनिकेट हिज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सत्य वचन, चलो जी सत्य वचन है तो आओ पढ़ते हैं जरा सत्य वचन क्या कहते हैं। कहता है सबसे पहले एंगेजमेंट पार्टनर कौन होगा, सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करो, इसकी पॉलिसीज बनाइए। आइडेंटिटी एंड रोल ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर ये आपको बनानी पड़ेगी। कौन बनाएगा सर? ये बनाएगी फर्म, कि एंगेजमेंट पार्टनर कौन होगा और उसका रोल क्या होगा, ठीक। और एक बात बताओ, कल कोई एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी एंगेजमेंट पार्टनर ही मेन काम करेगा? बिल्कुल करेगा सर। तो मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा ना यार सर ये हमारा एंगेजमेंट पार्टनर है, क्योंकि एंगेज भी तो करना है उसे, मैनेजमेंट से इंटरेक्ट भी करना है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस भी लेने हैं, दुनिया की चीजें भी आप आगे भी पढ़ेंगे, कुछ इंटरव्यू आपने पढ़े, WR तो सुना होगा आपने 580, ऐसे 580, तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस भी लेने, ये भी करना। तो यू हैव टू कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट एंड ऑल्सो दैट टू दैट ईपी ऑल्सो। ईपी समझ गए, एंगेजमेंट पार्टनर, दोनों को बताइए। कहता है कौन होगा ईपी, क्या रोल होगा उसका, ये कम्युनिकेट करें टू की मेंबर ऑफ द क्लाइंट्स मैनेजमेंट एज वेल एज टू द TCWG, ठीक, टू की मेंबर ऑफ द क्लाइंट्स मैनेजमेंट एज वेल एज टू TCWG। पता है ना TCWG क्या होता है? थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, थोड़ा सा 2 मिनट, ठीक। मैनेजमेंट वो होता है जो आपके डे टू डे फंक्शंस परफॉर्म करता है एज पर SA 200, और TCWG वो होता है, TCWG टॉप मैनेजमेंट, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेगा, जो पॉलिसी मेकिंग करेगा, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे कि CFO, जैसे कि ऑडिट कमेटी, ये सब TCWG का पार्ट है। लेकिन सर और भी तो लोग हैं कंपनी के अंदर, सिर्फ 3 लोग थोड़ी हैं। आपका असिस्टेंट मैनेजर भी है फाइनेंस का, आपका मैनेजर भी है फाइनेंस का, पूरी फाइनेंस टीम है, और भी लोग बैठे हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, कंसल्टेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं। वो सब क्या हैं? दे आर बेसिकली द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, एंड ये पार्ट है TCWG का, ठीक है ना। तो कहता है उनकी वो कौन से लोग हैं, आइडेंटिटी और उनका रोल आपको बताना भी है की मेंबर को, मैनेजमेंट के, और TCWG को भी आपको कम्युनिकेट करना है, ठीक, डन। सेम चीज अगर आप देखो नीचे भी लिखा हुआ है, कह रहा है वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपने बताई हैं TCWG प्लस मैनेजमेंट को, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने उस पार्टनर को भी बतानी है।
उस पार्टनर को भी बतानी है। क्लियरली डिफाइंड एंड कम्युनिकेटेड टू दैट पार्टनर। ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, एक हमारी बुक होती है डोमिनेटर, उसमें मेरे पूरे हैंड रन नोट्स प्रॉपर डिटेल में है। इफ यू विश टू परचेज यू कैन परचेज। ठीक है, मैं ना यहाँ थोड़ा शॉर्ट नोटिंग करवाता हुआ चलूंगा, कुछ कुछ जगहों पे, कुछ कुछ जगह पे थोड़ा मुझे लगता है डिटेल चार्ट बनवाने वो बनवाऊंगा, कुछ जगह पे आप लगता है बुक सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कुछ कुछ जगह पे जैसे शॉर्ट नोटिंग आपके रिवीजन के लिए सही रहेगी। तो आप बुक में भी जैसे यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कहीं कहीं स्पेस आपको यहाँ पे स्पेस हमने दिया हुआ है, लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपको लगता है नोटबुक में लिखना आप लिख सकते हैं, वो इट्स अप टू यू। ठीक है ना, शॉर्ट नोटिंग, लेकिन मेनली पढ़ना बुक से ही है, अनलेस अनटिल ना बोलूं कि ये वाला कंटेंट चार्ट रिप्लेस कर सकता है बुक से, तो आप वो कंटेंट बुक से ही पढ़ेंगे। जहां मैं बोलूंगा सर कुछ बड़े बड़े डिस्कशन है, क्या ये चार्ट से पढ़ लेते हैं, मैं चार्ट ही बनवा देता हूँ, तो चार्ट कैन रिप्लेस दैट कंटेंट फ्रॉम बुक, तो यू कैन रीड दैट कंटेंट फ्रॉम द चार्ट ओनली। अदरवाइज बुक से ही पढ़ना है। ठीक है ना, शॉर्ट नोटिंग कर लेंगे क्विक रिवीजन के लिए। ठीक है, क्लियरली डिफाइंड टू दैट पार्टनर ऑल्सो, और साथ में उस पार्टनर के पास, ईपी के पास प्रॉपर कैपेबिलिटी, कंपिटेंस, अथॉरिटी होनी चाहिए टू परफॉर्म दैट रोल। ऑब्वियस सी बात है, तीन वर्ड यूज हुए, कौन कौन से कह रहा है, पहला वर्ड यूज हुआ कैपेबिलिटी, कंपिटेंस एंड अथॉरिटी। तो अगर क्रक्स निकालें इन तीनों पॉइंट्स का, सबसे पहली बात, ईपी का रोल मैनेजमेंट से डब्ल्यूजी को बताइए, ईपी का रोल ईपी को बताइए, और ईपी के पास अथॉरिटी, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कंपिटेंस कैपेबिलिटी समझ गए इसका मतलब क्या है? कंपिटेंट का मतलब है सर ही मस्ट बी प्रॉपरली क्वालिफाइड, लेकिन जरूरी नहीं है हर कंपिटेंट आदमी कैपेबल हो, कैपेबिलिटी अलग चीज है। ठीक, तो कैपेबिलिटी मतलब क्या, वो चीज कर सकते हैं। तो कई बार कंपिटेंट आदमी वो कुछ चीजें नहीं कर पाता, तो कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, कंपिटेंस भी होनी चाहिए, और अथॉरिटी मतलब उसके पास सही में फर्म ने उसे इतने राइट्स दिए होंगे, इतनी पावर्स दी होंगी कि वो एक्शन ले सकता है, वो डिसीजन ले सकता है। ठीक, एनीवेज, सो ये है ह्यूमन रिसोर्स। एक बात ध्यान रखना, कहता है सर हर इंगेजमेंट टीम की जिम्मेदारी है। अभी ऊपर ऊपर बात की थी कि इंगेजमेंट पार्टनर के पास कैपेबिलिटी, कंपिटेंस और अथॉरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। नीचे लिख रहा है कि इंगेजमेंट टीम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि इंगेजमेंट टीम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगी विद कंपिटेंस एंड स्किल। तो ईपी भी कंपिटेंट होना चाहिए, ईटी टीम भी कंपिटेंट होनी चाहिए। इसीलिए फर्म की यह जिम्मेदारी है कि फर्म सूटेबल लोगों को रखेगा और ग्रूम करेगा। ऑब्वियस सी बात है, हर कोई सीख के तो नहीं आता, आपको सिखाना भी पड़ता है उनके रोल के लिए, और उनके 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 परफॉर्मेंस को भी चेक करेगी फर्म। ठीक, खासकर अपने पार्टनर्स की और टीम मेंबर्स की, कि क्या वो सही में कमिटेड हैं टुवर्ड्स क्वालिटी। टाइम टाइम पे परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करिए, अगर वो काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो एक्शन लीजिए, भी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो भाई सबसे पहली बात, ईपी कौन होगा, उसका रोल क्या है, मैनेजमेंट प्लस टीसीडब्ल्यूजी को बताइए, ईपी को बताइए, अथॉरिटी, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, टीम के अंदर भी होनी चाहिए। ठीक, मॉनिटरिंग करिए, ग्रूम करिए टीम मेंबर को, ठीक है ना, सही लोग होने चाहिए, उन्हें ग्रूम करिए और मॉनिटरिंग करिए, परफॉर्मेंस चेक करिए, पार्टनर्स की भी और टीम मेंबर्स की भी। ठीक है, दैट दे आर कमिटेड टुवर्ड्स क्वालिटी। ठीक है, ये है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर दूं इन केस, ठीक है, तो आप मेरे साथ लिख सकते हैं इसमें क्या, अगर एक छोटा सा बॉक्स बना के मैं यहां लिख देता हूं कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, एचआर। तो एचआर में सबसे पहले आइडेंटिटी एंड रोल ऑफ ईपी किसको बताना है, इट शैल बी कम्युनिकेटेड टू दैट ईपी प्लस मैनेजमेंट प्लस टीसीडब्ल्यूजी। ठीक, दूसरी बात, ईपी शुड बी हैविंग competence, capability and authority, competence, capability and authority। ठीक,
तीसरी बात जी, एंगेजमेंट टीम के पास भी कंपिटेंस कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ईटी। फर्म इंश्योर करेगी सूटेबल पर्सनल्स, कि जो लोग उनके यहां काम कर रहे हैं क्या वो ढंग के लोग हैं। फर्म उन्हें ग्रूम करेगी और परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेगी। ठीक, ग्रूम टीम मेंबर्स as well as performance of partner and team member must be evaluated। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन आ गया तो बन जाना चाहिए, ऑप्शन ही क्या, अब तो बनेगा ही, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ये डन है, डन है, डन है, डन है, डन है, डन है। चलो जी, अब चले आगे, ह्यूमन रिसोर्स डन। ठीक है, अब एक बार चलते हैं SQC1 में वापस। देखो, एच में से ह्यूमन रिसोर्स हो गया। अब चलते हैं भाई कहां पे, अब चलते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर। मैंने आपसे क्या बोला, एथिकल रिक्वायरमेंट तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एथिकल रिक्वायरमेंट्स में आपको याद करिए, कह रहा है फर्म यहां भी पॉलिसीज बनाएगी, फर्म को ही बनानी है पॉलिसीज। पॉलिसीज किस बारे में, आइए बात करते हैं। कहता है पॉलिसीज बनाएगी कि रीजनेबल एश्योरेंस दे सकेगी भाई फर्म और उसके लोग एथिकल रिक्वायरमेंट्स मान रहे हैं। वो कोड ऑफ एथिक्स जो आईसीए इशू कर रहा है, और एज पर कोड ऑफ एथिक्स आईसीए की बात करें तो कोड ऑफ एथिक्स कहता है सर 5 बातें हैं, नीचे लिखी हुई आप देखिए। पहली बात है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब पता है, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी। बिक मत जाना भैया, अपना कर्तव्य पूरा करिए। किसी ऐसे रिपोर्ट में साइन मत करिए जो आपको लगता है झूठी है। कोई ऐसा काम मत लीजिए जहां आपको लगता है चीजें गलत है। ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करो, अनबायस्ड तरीके से, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि अपने मित्र की कंपनी है और अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दिए जा रहे हो। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कंपिटेंट, एक्सपीरियंस, कैपेबिलिटी वगैरह होनी चाहिए जो आपने भी पढ़ा भी। कॉन्फिडेंशियलिटी, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन बाहर शेयर मत करना, जब तक कि क्लाइंट ना बोले या लॉ ना बोले आपको, तब तक बाहर शेयर करने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशनल बिहेवियर, कोई भी ऐसा काम मत करो विच ब्रिंग्स डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशन के तरफ यू हैव टू एक्ट डिलीजेंटली। दूसरी बात क्या है कि थोड़ा, जैसे आप सी एक्ट के अंदर एक पॉइंट, एक क्लॉज पढ़ेंगे प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर, कि अगर सीए कोई भी काम लेता है जो पहले किसी और सीए ने होल्ड किया था, कोई भी काम ऐसा जो पहले कोई और सीए करता है वो आप करने जा रहे हो, तो पहले उस सीए से बात कर लो, उससे एनओसी ले लो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब आगे बढ़ना। अब जैसे मान लो मैं कोई काम कर रहा था, मैंने छोड़ दिया, अब मिस्टर एक्स को अपॉइंट कर दिया वहां पे, अब मिस्टर एक्स मुझसे पूछेगा, अब मैं बताने के लिए बाउंड नहीं हूं, लेकिन प्रोफेशनल बिहेवियर कहता है मुझे बताना चाहिए। भाई एक सीए अगर दूसरे सीए से पूछ रहा है, कोई दिक्कत है, कोई ऑब्जेक्शन, कोई भी ऐसा, तो बताइए आप, प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक, तो कह रहा है 5 काम तो करने ही है आपको, 1 2 3 4 और 5, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिपेंडेंस। और भाई एक बात ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंस जरूरी है सारे एंगेजमेंट समझ गए आप, बिल्कुल समझ गए सर। सारे एंगेजमेंट का मतलब क्या हुआ, सारे एंगेजमेंट का मतलब हुआ चाहे वो आरएस हो, चाहे वो आपका एश्योरेंस हो, चाहे रिव्यू, कुछ भी हो। ठीक, तो सारे एंगेजमेंट में इंडिपेंडेंस जरूरी है। एक बात और कहता है फर्म पॉलिसीज बनाएगी, अगेन अगेन रीजनेबल एश्योरेंस, कि फर्म और उसके लोगों ने, इंक्लूडिंग एक्सपर्ट्स याद है अभी ऊपर बात कर रहे थे अपन, जो फर्म जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और नेटवर्क फर्म समझते हैं क्या, पहले भी पढ़ा होगा, चैप्टर 19 के अंदर भी पढ़ोगे आप, नेटवर्क फर्म। सच नेटवर्क फर्म क्या होती है सर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेटवर्क फर्म।
भाई अगर दो फर्म है, दोनों पीडब्ल्यूसी का ब्रांड नेम इस्तेमाल कर रही हैं, ए एंड कंपनी और बी एंड कंपनी, तो अगर दो फर्म कॉमन ब्रांड नेम यूज कर रही है तो इन दोनों फर्म को नेटवर्क फर्म्स मानेंगे। तो जितने भी फर्म है ई वाई के साथ, जो ई वाई के उसमें काम कर रही है, जो ई वाई का ब्रांड नेम शेयर कर रही है, वो सब नेटवर्क फर्म्स है। अब एक और एग्जांपल नेटवर्क फर्म का। अब मान लो मैं एक फर्म में पार्टनर हूं ओबरॉय एंड ओबरॉय में, और एक और फर्म में पार्टनर हूं एओ एंड एसोसिएट्स में। अब अगर मैं दोनों फर्म में पार्टनर हूं तो फर्म में कॉमन कंट्रोल है मेरा, तो ये दोनों फर्म भी नेटवर्क फर्म्स है। तो जनरली नेटवर्क दो, अभी आगे पढ़ेंगे, दो चीजों से बनता है। ये आपने इंटरमीडिएट में ऑडिट के अंदर ही पढ़ा होगा नेटवर्क के बारे में, जब आपने रोटेशन के बारे में पढ़ा हुआ सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 के अंदर। अगर दो फर्म कॉमन ब्रांड नेम शेयर करती हैं, दो फर्म के अंदर कॉमन पार्टनर है, दे आर टर्म्ड एज नेटवर्क फर्म। कहता है सर इंडिपेंडेंस जरूरी है, फर्म को भी माननी है, फर्म के लोगों को भी माननी है, आर्टिकल असिस्टेंट वगैरह, फर्म के एक्सपर्ट्स को भी माननी है, और साथ में नेटवर्क फर्म के लोगों को भी माननी है। सर ये इंडिपेंडेंस आपको माननी ही पड़ेगी, जो इंडिपेंडेंस जरूरी है, जो बताई गई है। अब सर इंडिपेंडेंस माननी पड़ेगी, तो बोलने से तो इंडिपेंडेंस नहीं मान लेगा ना सामने वाला। तो कहता है इंडिपेंडेंस कैसे मानोगे, तो कह रहे हैं पॉलिसीज, ये पॉलिसीज आपको इस तरीके से बनानी है। सबसे पहली बात, इंडिपेंडेंस के बारे में कम्युनिकेट करिए अपने लोगों को। सर कैसे कम्युनिकेट करें, आपको बताना पड़ेगा सी एक्ट में क्या लिखा है, आपको बताना पड़ेगा कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है, आपको बताना पड़ेगा कि अलग अलग लॉज में सेबी के अंदर क्या दिया हुआ है। सर इंडिपेंडेंस को लेकर उनको थोड़ी पता है यार, अपने टीम मेंबर को बताओ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट क्या है। और दूसरी बात, आप देखिए क्या ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो थ्रेट क्रिएट कर रही है इंडिपेंडेंस को लेकर, जैसे कि आपके टीम मेंबर का चाचा सीएफओ है उसी कंपनी में, और आपको लग रहा है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा है, आपका टीम मेंबर इन्फ्लुएंस है काफी हद तक, हटा दो टीम से। जैसे कि क्लाइंट आपको परक्विजिट्स ऑफर कर रहा है, चाबी ले ले, जा फार्म हाउस, पार्टी कर, शॉफर ड्रिवन कार दी हुई है, हॉलिडे पैकेज दे रहा है। दे आर क्रिएटिंग थ्रेट्स, फेमिलियरिटी थ्रेट भी हो सकता है, पुरानी जान पहचान निकल आई, अब संकोच आ रहा है। सर सबसे पहले देखिए थ्रेट है क्या। अगर थ्रेट है तो या तो थ्रेट को एलिमिनेट करिए, खत्म कर दो। अगर एलिमिनेट ना कर सकें तो रिड्यूस करो टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, सेफगार्ड लगा के। सेफगार्ड याद है, पढ़ते थे आप इंटर में, सेफगार्ड कैसे लगता है। सेफगार्ड लगता है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो करके। सेफगार्ड लगाइए, या तो एलिमिनेट करिए, या तो रिड्यूस करिए। और अगर एलिमिनेट नहीं कर पाए, रिड्यूस नहीं कर पाए, नमस्कार, हमसे नहीं हो पाएगा, विड्रॉ कर जाइए। ठीक, विड्रॉ कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है सर। फर्म पॉलिसीज प्रोसीजर बनाएगी ये इंश्योर करने के लिए कि फर्म के लोग, फर्म के एक्सपर्ट्स, फर्म खुद, नेटवर्क फर्म के लोग, ये सारे लोग इंडिपेंडेंस को मान रहे हैं। और सर इंडिपेंडेंस कम्युनिकेट भी करनी है, बताना भी है और मनवाना भी है। सबसे पहले कम्युनिकेट करो। दूसरी बात, आप ये देखो कोई ऐसे रिलेशनशिप है जो थ्रेट क्रिएट कर रही है, अगर कर रही है तो सर या तो एलिमिनेट करिए या रिड्यूस करिए, और अगर ना कर पाए तो विड्रॉ कर जाइए। ठीक, दूसरी बात, चलो ये तो पहली बात थी, इंडिपेंडेंस हर जगह जरूरी है, फिर फर्म की क्या जिम्मेदारी। तीसरी बात, अगर किसी भी एम्प्लॉय ने ब्रीच किया इंडिपेंडेंस का, ब्रीच किया है इंडिपेंडेंस का, तोड़ा है, बिक गया वो, पैसे लेकर, जो भी कुछ है, सारे ब्रीचेस फर्म को तुरंत बताए जाए, प्रॉम्प्टली, ताकि फर्म एक्शन ले। तुरंत बताइए, तुरंत, प्रॉम्प्टली नोटिफाइड, बी अ विसल ब्लोअर, और फर्म एक्शन लेगी सर।
फर्म एक्शन लेगी, भाई निकाल सकती है टीम से, फर्म जॉब से निकाल सकती है, आपको सैलरी रिडक्शन कर सकती है, डिमोशन कर सकती है, व्हाटएवर एक्शन जो फर्म को सही लगता है एज पर द पॉलिसीज। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साल में एक बार एटलीस्ट एनुअली फर्म अपने सारे लोगों से एक रिटर्न कंफर्मेशन लेगी, रिटर्न कंफर्मेशन अपने सारे सारे लोगों से, फ्रॉम ऑल द पर्सोनल्स, कि दे हैव एक्टेड इंडिपेंडेंटली एज पर द कोड, दे आर इंडिपेंडेंट। तो जो इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी जरूरी है एज पर द कोड, उन्होंने इंडिपेंडेंस मेंटेन की है। तो आपको अपने सारे लोगों से इंडिपेंडेंस 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 को लेकर रिटर्न कंफर्मेशन लेना है ऑन इंडिपेंडेंस, साल में एक बार, एटलीस्ट एनुअली, एटलीस्ट 2 बार ले लो साल में, 3 बार ले लो, कोई दिक्कत नहीं, साल में एक बार तो कम से कम लेना ही पड़ेगा। और मैंने आपसे क्या कहा, फेमिलियरिटी थ्रेट। आपको पता है फेमिलियरिटी थ्रेट कैसे आता है, या कोई भी थ्रेट कैसे आएगा? जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ द सर्विस। अब तो हालांकि रोटेशन वाला कंसेप्ट आ गया है, वरना पहले क्या होता था, 10-10 15-15 साल एक ही आदमी ऑडिट कर रहा होता था भाई साहब, एक ही फॉर्म ऑडिट कर रही 20-20 साल तक। अब तो रोटेशन आपने पढ़ा है इंटर के अंदर, रोटेशन करना पड़ेगा, 5 साल काम 5 साल आराम, कूलिंग पीरियड। अदरवाइज अगर आप लगातार काम करते जा रहे हैं तो थ्रेट तो आएंगे सर। कहता है SQC1 कहता है सर फेमिलियरिटी थ्रेट पे एम्फेसाइज किया, अगर सेम पर्सोनल बहुत समय से काम कर रहा है ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, इससे कहीं ना कहीं क्वालिटी इंपेयर होगी, इंपेयर मतलब खराब होगी। इसीलिए फर्म ये क्राइटेरिया स्टैब्लिश करेगा कि एक आदमी बहुत समय तक काम ना करता रहे, सेफगार्ड अप्लाई करने जरूरी है, सेफगार्ड अप्लाई करने जरूरी हैं। तो आप अदरवाइज अगर एक ही आदमी काम करता रहेगा सर, तो फिर तो अच्छा, एक बात और समझो ना, रोटेशन वाला कंसेप्ट तो ऑडिट पे लगता है, लेकिन SQC1 सिर्फ ऑडिट पे थोड़ी लग रहा है, SQC1 सिर्फ ऑडिट पे थोड़ी लग रहा है, SQC1 तो और चीजों पे लगता है। एक बात बताओ, आप 20 साल तक रिव्यू कर सकते हो, करो, कंपनी तक थोड़ी मना कर रहा है। आप 20 साल तक कंपाइलेशन में हेल्प कर सकते हो, करो, 25 साल कर सकते हो, करो, क्योंकि जो रोटेशन वाला कंसेप्ट ऑडिट पे लग रहा है, तो फिर वहां तो इंपेयर हो गई ना क्वालिटी आपकी, वहां तो आ गया है फेमिलियरिटी थ्रेट। तो कहता है ये जिम्मेदारी बनती है फर्म को कि भाई प्रॉपर सेफगार्ड लगाइए कि एक ही आदमी लगातार काफी टाइम तक काम ना कर रहा हो, और किस हद तक उस पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा। छोटी मोटी बात है यार, आपको लगता है इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि स्पेसिफिक किसी पर्सन के लिए फाइनेंशियल बनाए जा रहे हैं, आगे आप पढ़ते हैं जैसे बैंक के लिए बनाए गए फाइनेंशियल्स 3 साल हो गए, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। तो आपने देखना सबसे पहली बात कि नेचर ऑफ एंगेजमेंट, क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट करेगा, और लेंथ ऑफ सर्विस। फेमिलियरिटी थ्रेट पे एम्फेसाइज किया है SQC1 ने, अगर एक आदमी बहुत टाइम तक काम कर रहा है तो इससे क्वालिटी खराब होगी, इसलिए फॉर्म क्राइटेरिया स्टैब्लिश करेगा कि भाई सेफगार्ड की जरूरत है। और सेफगार्ड कैसे लगाएंगे आप? पहली बात, नेचर ऑफ द एंगेजमेंट, किस हद तक पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, अगर लग रहा है पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, भैया रिप्लेस करो, एक ही आदमी को मत रखो। और कित लेंथ ऑफ सर्विस, ठीक। कुल मिला के अगर आप देखें तो 5 पॉइंट है इंडिपेंडेंस पे, एक पॉइंट हालांकि ऊपर भी, अभी हर जगह जरूरी इंडिपेंडेंस, सारे लोग, आपके एक्सपर्ट्स, आपके पर्सनल्स, आपके नेटवर्क फर्म के लोग, सबके लिए इंडिपेंडेंस जरूरी है। इंडिपेंडेंस कम्युनिकेट करिए, relationships which creates threat to independence, that relationship should be identified। थ्रेट्स को या तो एलिमिनेट कर दो या रिड्यूस कर दो टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, नहीं कर सकते विड्रॉ कर जाइए। ब्रीच हुआ इंडिपेंडेंस का, तोड़ा गया इंडिपेंडेंस को, फर्म को तुरंत बताइए, फर्म एक्शन लेगी। साल में एक बार रिटर्न कंफर्मेशन लीजिए। फेमिलियरिटी थ्रेट को लेकर 2 बातें, नेचर ऑफ एंगेजमेंट, किस हद तक पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, लेंथ ऑफ सर्विस, ठीक। कहता है सर आपको इंडिपेंडेंस बतानी भी है, मनवानी भी है। अब इंडिपेंडेंस के बारे में तो पूरा पढ़ लिया अपन ने, आप देखो हेडिंग मेरी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंडिपेंडेंस, यहां मैंने लिखा है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज 5 प्रिंसिपल्स, 5 वही वाले। सर वो 5 प्रिंसिपल्स कैसे मनवाओगे आप? मनवाने तो है ना कैसे मनवाओगे? कहता है लीडर के एक्शंस के थ्रू,
मैंने आपसे क्या बोला, लीडर जो काम लीडर करेगा बाकी लोग उसी को फॉलो करेंगे। अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी सर अपने एम्प्लॉयज की, अपने लोगों की, मॉनिटरिंग करिए वो काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, और अगर काम ढंग से ना करे तो डिमोशन, डिसिप्लिनरी एक्शन, हटाओ, टीम से हटाओ, फॉर्म से सस्पेंड करो, जो करना है करो, बट यू हैव टू सेट अ बेंचमार्क। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। एक बार सेट कर दोगे बाकी सब समझ जाएंगे भैया, एक्शन लिया जाएगा, इसलिए इंडिपेंडेंस तो मेंटेन करनी पड़ेगी। डील विद द नॉन कंप्लायंस, यू हैव टू सेट अ प्रोसेस फॉर दैट। एक्शंस ऑफ द लीडरशिप, प्रॉपर ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग एंड डीलिंग विद द नॉन कंप्लायंस। ठीक है भाई, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एम्फेसाइज करने हैं। ये तो इसमें 5 बातें हैं, ठीक है। बाकी मेन देखो ये इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट है, मैं आपको बताऊं, ठीक, इसमें भी 5 बातें हैं, ठीक। अब ये आपका 2 चीजें हो गई, ह्यूमन रिसोर्स डन, एथिकल रिक्वायरमेंट डन। ह्यूमन रिसोर्स में क्या पढ़ा आपने? आपने पढ़ा ह्यूमन रिसोर्स में ये सर उसकी जरूरत नहीं है एथिकल रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, एथिकल रिक्वायरमेंट के बाद अगला डिस्कशन है एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। क्या क्लाइंट रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना चाहिए, सबसे पहली बात, और अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो क्या कंटिन्यू करना चाहिए? ऐसा भी नहीं कि एक्सेप्ट कर लिया तो फिर कैरी ऑन करना ही है भैया। अगर आपको लग रहा है चीजें नहीं वर्कआउट हो रही हैं तो छोड़ दो, जस्ट ब्रेकअप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ना तो एक्सेप्ट करिए ना कंटिन्यू करिए। कब? देखो 3 बातें हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये इंफॉर्मेशन फॉर्म कब लेगी? ये इंफॉर्मेशन फॉर्म लेगी बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। मैं फिर कह रहा हूं, विद अ न्यू क्लाइंट, नया क्लाइंट आया है, नया एंगेजमेंट लाया है, तो ऊपर दी गई 3 बातें देखनी पड़ेंगी। अभी हम उस पर बात करेंगे, पहले थोड़ा सा ये अगर आप देखेंगे तो ये 1, 2 और 3, पर उससे पहले कह रहे हैं पहली बात, नया क्लाइंट आया है, नया एंगेजमेंट लाया है। दूसरी बात, एग्जिस्टिंग क्लाइंट नया एंगेजमेंट लाया है। समझ रहे हो? एग्जिस्टिंग क्लाइंट आपसे कहता है कि भैया आप हमें हमारी ऑडिट कर रहे हो, एक काम करो रिव्यू भी कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, क्वार्टरली की। तो वही क्लाइंट नया एंगेजमेंट ले आया है, नया क्लाइंट नया एंगेजमेंट लाया है, पुराना क्लाइंट नया एंगेजमेंट लाया है, और यहां पे आपको देखना है क्या मैं कंटिन्यू करूं या नहीं। तो कहता है ये जो ऊपर 3 इंफॉर्मेशन दी गई ना, कब चेक करोगे? कह रहा है नया क्लाइंट के नए एंगेजमेंट के वक्त, पुराने क्लाइंट के नए एंगेजमेंट के वक्त, और कंटिन्यू करते वक्त एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट को। कौन सी 3 बातें देखनी है? ठीक है, 3 बातें। सबसे पहले इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट प्रमोटर्स, केएमपी वर्ड सुना आपने, कभी पढ़ा हुआ कंपनी के अंदर? केएमपी में आते हैं सीईओ, सीएफओ, सेक्रेटरी, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, ये सब, उनकी इंटीग्रिटी देखनी है आपको, इंटीग्रिटी। दूसरा है कंपीटेंस। कंपीटेंस में आपको देखना है कि क्या आपके लोग इतने कंपीटेंट हैं, क्या आपके लोग इतने कंपीटेंट हैं कि वो ऑडिट कर पाए। कंपीटेंट एज इन रिगार्डिंग कैपेबिलिटी, रिगार्डिंग टाइम, रिगार्डिंग रिसोर्सेस। क्या आपके लोगों के पास इतना टाइम है? क्या आपकी फर्म के पास इतने रिसोर्सेज हैं? तो मैंने आपसे पहले भी कहा, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट है क्लाइंट का, अगर आपको खुद ऑटोमेटेड का नॉलेज नहीं है तो कैसे करोगे ऑडिट? तो क्या कैपेबिलिटी है आपकी टीम के पास? तो कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज, तीनों बातें होनी चाहिए। अगर तीनों बातें हैं तो आप एंगेजमेंट परफॉर्म करें, अदरवाइज ना करें। और तीसरी बात, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल वो अपन ने इंडिपेंडेंस की बात देखी। अगर आपको लग रहा है सर इंडिपेंडेंस मेंटेन कर ही नहीं पाओगे, थ्रेट ही थ्रेट है, तो हाथ जोड़ लो भैया, नहीं दूंगा ऑडिट। दबाव बना रहा है क्लाइंट आपके ऊपर, इंटिमिडेशन, थ्रेट, कि बड़ा चुपचाप ना अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना, अनमॉडिफाइड, अदरवाइज तेरे को अपॉइंट नहीं करूंगा अगले साल, अदरवाइज तेरे को हटा दूंगा, अदरवाइज तेरी फीस नहीं दूंगा, अदरवाइज तेरे ऊपर केस कर दूंगा झूठा कि तू पैसे मांग रहा था। अब डर गए आप? थ्रेट है, इंटिमिडेशन थ्रेट बोलते हैं ऐसे। क्या इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे आप? नहीं। और इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएंगे तो क्या एथिकल रिक्वायरमेंट पूरी होगी? नहीं। तो क्या ऑडिट एक्सेप्ट करनी चाहिए? नहीं। तो कहता है एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते वक्त 3 बातें ध्यान रखिए। पहली बात, इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, प्रमोटर, की ओनर्स। कंपीटेंस, कंपीटेंस में 3 चीजें आएंगी, कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज। और तीसरा है कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो इंटीग्रिटी में क्या क्या देखना है, वो यहां
अपने इंटर के अंदर ही पढ़ा हुआ ये पॉइंट। इंटीग्रिटी के अंदर आप देखते हैं करीब करीब 7 बातें कौन कौन से, आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात, जिस क्लाइंट की आप ऑडिट कर रहे हो उनके ओनर्स की मैनेजमेंट की रेपुटेशन क्या है, और वो कौन से लोग हैं, आइडेंटिटी, चाहे वो KMPs हों, चाहे की ओनर्स हों, चाहे की मैनेजमेंट हो, चाहे वो TCWG हो। सर जो उनके डायरेक्टर्स KMPs हैं क्लाइंट के, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के या एग्जिस्टिंग क्लाइंट के, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे, पैसे को ब्लैक को व्हाइट में कराते गए, पकड़े गए, FIR चल रही है उनके ऊपर, केसेस चल रहे हैं सर। बिजनेस रेपुटेशन, विजय माल्या, अगर कल को विजय माल्या कंपनी बनाता है, मान लो इंडिया आ गया, सजा वजह काट ली, सब कुछ हो गया, कंपनी बनाता है, तो क्या जब आपको ऑडिट ऑफर होगी तो आप ये बात तो कंसीडर करोगे ना ऑडिट एक्सेप्ट करते वक्त या कंटिन्यू करते वक्त, कि कौन से लोग हैं भैया जो उसके की ओनर्स हैं, जो की मैनेजमेंट है, जो TCWG है, उनकी बिजनेस रेपुटेशन क्या है। ठीक, क्लाइंट कौन सा काम कर रहा है सर, ड्रीम 11 तो बैन लग गया भाई, मनी वाले उसमें। आप नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशंस, सर उसके ऑपरेशंस किस तरह के हैं, गेमिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपको लगता है सर मुझे एक्सेप्ट करना ठीक नहीं है, मत करिए। आपको लगता है नहीं कर सकते, करिए, जो आपको सही लगे। बीच में लगता है नहीं क्लाइंट कोई और ऑपरेशंस कर रहा है, बीच में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्टेंस, कॉन्टिन्यूएंस, एटीट्यूड ऑफ द क्लाइंट, प्रिंसिपल ओनर्स की मैनेजमेंट, TCWG, बार बार तीन ही वर्ड का यूज हो रहा है, आप देखिए, प्रिंसिपल ओनर की मैनेजमेंट TCWG, प्रिंसिपल ओनर की मैनेजमेंट TCWG। क्या अप्रोच है उनकी टुवर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनल कंट्रोल। आपने बोला आप AS नहीं मान रहे, कह रहे अरे AS वेस हमें बताएंगे हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है, दे आर वेरी कैजुअल। आपने कहा यार सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं किया आपने, एक ही आदमी के हाथ में सारा कंट्रोल दे दिया, तो इंटरनल कंट्रोल भी क्या, अरे कह रहा है क्या इंटरनल कंट्रोल है, हम बताएंगे कंट्रोल क्या होता है, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन मारने शुरू होती है, अरे अरे भाई वो सुनने को तैयार नहीं, दे आर वेरी मच कैजुअल, उनकी अप्रोच बिल्कुल लीनियंट है, दे आर नॉट सीरियस अबाउट मेंटेनिंग कंट्रोल एनवायरमेंट, अबाउट कंप्लाइंग विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर आपको लग रहा है दे आर नॉट सीरियस, दे आर वेरी कैजुअल, दे आर वेरी लीनियंट अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से नहीं मान रहे तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैसे मानेंगे आप बताइए। क्या उसके उसके काम को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या वो ऑडिट एक्सेप्ट करनी चाहिए, मतलब ही नहीं। क्लाइंट एग्रेसिवली कह रहा है सर फीस कम मेंटेन करिए, काम कम कर लो, फीस कम कर लो। अब एक बार बताओ, बार बार एग्रेसिवली कह रहा है कि नहीं भैया फीस कम रखिए, फीस कम रखिए, काम कम करिए, फीस कम रखिए। अब आप बताओ, फीस कम करने को बार बार बोल रहा है तो काम भी कम करना पड़ेगा, तो क्या ऐसा काम एक्सेप्ट करना चाहिए। बच्चे कह रहे हाँ हाँ क्यों नहीं करना चाहिए, पापी पेट का सवाल है, नहीं करना चाहिए बेटा, हम यही तो पढ़ रहे हैं। इंटीग्रिटी देखते वक्त आपको ये देखना है क्या क्लाइंट एग्रेसिवली कंसर्न्ड विद मेंटेनिंग द फीस लो, आपके काम पे रोक लगा रहा है, फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करने की बात हुई, आपको लेकर ही नहीं गया, ना आपको अटेंड करने दिया, आपके सामने से रिकॉर्ड्स लेके जा रहा है, आपको चेक नहीं करने दे रहा है, आपको क्लाइंट अपने एम्प्लॉयज से बात नहीं करने दे रहा है, आपके काम पे रोक लगा रहा है, इन अप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑन वर्क। कई बार लिमिटेशन अप्रोप्रिएट भी होता है कि अब सर जहां वेयर हाउस है, जहां इन्वेंट्री रखी है, वहां दंगे हो गए, क्लाइंट कह रहा है भाई मत जा, ऑडिटर भाई मत जा, क्यों इतना सेंटिमेंटल हो रहा है, दंगे चल रहे हैं वहां पे, आप कह रहे नहीं मैं तो अटेंड करूंगा फिजिकल, अरे भाई रुक जा, तो भाई इन अप्रोप्रिएट लिमिटेशन। क्लाइंट इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, ओहो, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब पता है ना, कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी या अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज, स्मगलिंग। ठीक, और पिछला वाला क्यों छोड़कर गया, रीजंस, आपको क्यों अपॉइंट कर रहे हैं और पिछले वाले को रीअपॉइंट क्यों नहीं कर रहे हैं, नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फॉर्म, इसे मैं कहता हूं शॉर्ट में नरोड़ा, नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, नरोड़ा। ठीक, अगर ध्यान से देखें आप तो आइडेंटिटी और बिजनेस रेपुटेशन, क्लाइंट के ओनर्स की मैनेजमेंट की, सही बात है सर। नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशंस, एटीट्यूड टुवर्ड्स द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनल कंट्रोल, क्लाइंट एग्रेसिव है टू मेंटेन द फीस लो, आपके काम पे रोक लग रही है, और क्लाइंट इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज, और भाई आपको लगता है कि क्लाइंट अपॉइंट या रीअपॉइंट नहीं करेगा, ये मतलब अपॉइंट या रीअपॉइंट किस कारण से नहीं किया जा रहा है वो आप देख लो, कि भाई आपको अपॉइंट क्यों कर रहे हो, दूसरे का नरोड़ा क्यों कर रहे हैं,
ये आप देख लो। अब सर आप बोलोगे सर इसे कैसे 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 याद रखें, ये भी दिक्कत है क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है ये, ऑब्वियस सी बात है। तो भैया इसे ध्यान रखने का सिंपल तरीका है, एक छोटू सा निमोनिक भी बना सकते हैं। छोटू सा निमोनिक क्या बनेगा, आई एम नमित, आई एम नमित। अब आई एम नमित का फुल फॉर्म क्या है, आई से हो गया इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑफ वर्क, ठीक है सर, इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑन वर्क। एम से क्या आएगा सर, एम से आएगा मेंटेनिंग द फीस लो, सत्य वचन, मेंटेनिंग द फीस लो। मेंटेनिंग द फीस लो, ठीक है। अरे चेक करना पड़ता है यार, एक दिन क्या हुआ पता नहीं कौन सी की मेरे से प्रेस हो गई और उसमें म्यूट हो गया पूरा। मेंटेनिंग द फीस लो, अच्छा अब बताओ, और बताओ भैया जल्दी जल्दी, एटीट्यूड किस तरफ, एटीट्यूड टुवर्ड्स एएस एंड इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। अगला बताओ भाई, मनी लॉन्ड्रिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज, ये भी ठीक है, आई एम नमित, मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल एक्टिविटीज। अगला बताओ भाई इसके बाद, इसके बाद क्या आएगा सर, इसके बाद आएगा बेटा द रीजंस फॉर अपॉइंटमेंट नॉन रीअपॉइंटमेंट, आपका अपॉइंटमेंट क्यों किया और दूसरे का नरोड़ा क्यों किया, ये भी ठीक, आपका अपॉइंटमेंट क्यों किया और दूसरे का नरोड़ा क्यों किया, नरोड़ा गला मरोड़ा, नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायरिंग ऑडिटर, ठीक है सर। चलिए तो ये, अच्छा अब 2 पॉइंट बचे हुए कौन कौन से, एन और आई। अब भाई एन और आई का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बोलो। इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन हो गया, फीस कम मेंटेन करनी है, आपको बोल रहा है फीस कम मेंटेन कर लो। एटीट्यूड भैया कैजुअल है, ठीक। मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिमिनल एक्टिविटीज, द रीजन फॉर अपॉइंटमेंट नॉट अपॉइंटमेंट। अब बचे भैया 2 पॉइंट, कौन कौन से, बचा एन और आई। तो नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन हो गया, और आई से क्या हो गया भैया, आई से एक तो ये हो गया था, आई से हो गया ये आपका आइडेंटिटी और बिजनेस रेपुटेशन। किसकी आइडेंटिटी, किसकी बिजनेस रेपुटेशन, तो यहां लिख देते हैं नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशंस, ठीक है, ठीक है सर। अगला बताओ, इसके बाद आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन, किसकी आइडेंटिटी किसकी बिजनेस रेपुटेशन, आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन ऑफ की ओनर्स ऑफ TCWG। ठीक, चलिए ये हो गया आई एम नमित। चलो जी अब चलते हैं आई एम नमित के बाद आगे, तो कहानी क्या बोलती है आई एम नमित की, देखिए डन हो गया ये इंटीग्रिटी को लेकर आपको आई एम नमित ध्यान रखना है। आई से इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन, आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन, कोई भी लिख लो। एम से मेंटेनिंग द फीस लो, एन से हो गया भाई जल्दी से बोलो, एन से क्या हो गया, नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशंस, ए से हो गया एटीट्यूड, और आई एम नमित। एम से अगेन एम मनी लॉन्ड्रिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज, अगेन आई तो आई में आइडेंटिटी बिजनेस रेपुटेशन ले लो, अगर वहां इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन ले दो, और टी से हो गया द रीजंस फॉर अपॉइंटमेंट और नॉन रीअपॉइंटमेंट, ठीक है भाई। तो ये हो गए इंटीग्रिटी के पॉइंट्स। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला, आपको 3 बातें ध्यान रखनी, पहली बात ध्यान रखनी है इंटीग्रिटी, दूसरी बात ध्यान रखनी है कंपीटेंस, किसकी कंपीटेंस, कंपीटेंस ऑफ टीम मेंबर या टीम या आपकी फॉर्म, क्या आप एंगेजमेंट परफॉर्म कर पाओगे, क्या आप इतने कंपीटेंट हो, क्या आपको ये काम लेना चाहिए। ओ वाओ नाइस। सर कंपीटेंस में क्या चेक करेंगे, तो कहता है कंपीटेंस में सारी बातें चेक करेंगे, जैसे कि क्या फर्म के लोगों के पास नॉलेज है उस इंडस्ट्री का या सब्जेक्ट मैटर का, ऑब्वियस सी बात है। अब होटल की या हॉस्पिटल की कर रहे हो तो सर होटल की अकाउंटिंग सिस्टम अलग होगा, हॉस्पिटल का अलग होगा, तो यू मस्ट बी फेमिलियर विद द अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। अकाउंटिंग पॉलिसीज भी अलग अलग होती हैं एज पर इंडस्ट्री। तो क्या आपके लोगों को नॉलेज है, किसका नॉलेज है भाई, इंडस्ट्रीज का, ठीक है।
क्या अगर नॉलेज नहीं है किसी पर्टिकुलर चीज का, वैल्यूएशन का है या कोई भी ऐसा मैटर है जिसमें आपको लगता है एक्सपर्ट की जरूरत है, तो क्या एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे आपको जरूरत पड़ने पर? इंटरनल ना हो तो एक्सटर्नल ही सही मिलने चाहिए भाई, इंटरनल ना हो तो एक्सटर्नल ही सही मिलने जरूरी है भाई। ठीक है, ये भी ठीक। अच्छा, अगला, क्या फॉर्म के पास सफिशिएंट लोग हैं, इनफ इन नंबर? 2 पार्टनर हैं, 3 आर्टिकल हैं, 40 ऑडिट कर रहे हो मिलके। अरे सर कैसे कर लोगे यार? सफिशिएंट लोग, और सफिशिएंट लोग में सिर्फ ऐसा नहीं कि लोग ही भर लिए वगैरह, बेटे क्या कर दे, मैं तो वहां ऐसे ही बस जलेबी की दुकान में था मैं। तो बनोगे? हाँ हाँ आ जाओ, असिस्टेंट बनाते तुम ऑडिट का। भाई ऐसा भी नहीं है ना कि भर लिए ऐसे 15-20 लोग, कुछ नहीं बेच रहा है तो जलेबी बना रहा है उसको भर लिए, कह रहा है सफिशिएंट पर्सनल विद कैपेबिलिटी एंड कंपिटेंस, ये भी ठीक। सफिशिएंट पर्सोनल विद कैपेबिलिटी एंड कंपिटेंस, ये भी ठीक। तो पहली बात नॉलेज ऑफ इंडस्ट्रीज, दूसरी बात एक्सपर्ट्स की अवेलेबिलिटी, तीसरी बात सफिशिएंट पर्सोनल विद द कैपेबिलिटी एंड कंपिटेंस, चौथी बात क्या फर्म के लोगों को एक्सपीरियंस भी है विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। लॉ क्या कहता है, रिपोर्टिंग की बातें, कि कारों की बातें, कि 143 की बातें। और चलो ठीक है, अगर नॉलेज नहीं भी है तो क्या वो इतने एबल या कैपेबल हैं कि गेन कर पाएंगे नेसेसरी स्किल एंड नॉलेज। भाई हमने पढ़ा था ना, ग्रूम करेंगे टीम मेंबर्स को, तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं यार, ग्रूम कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, ग्रूम करो कोई दिक्कत नहीं, यू कैन ग्रूम देम, दे कैन गेन द नेसेसरी नॉलेज। साथ में क्या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी अब आगे पढ़ेंगे, EQCR बोलता हूं मैं शॉर्ट में, क्या EQCR परफॉर्म करने वाले लोग हैं? कि क्या होता है कि अभी जब हम अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि फॉर्म को ना अपना EQCR कराना पड़ता है। लिस्टेड कंपनी मैंडेटरी होता है कि जो भी काम आपने किया उस पर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है। तो ये इनसाइडर भी कर सकता है, आउटसाइडर भी कर सकता है। तो अगर इनसाइडर हैं आपके पास, अवेलेबल लोग हैं जिनके पास कंपिटेंस है भाई रिव्यू करने का, तो रिव्यू को कर देगा। अगर इनसाइडर के पास इतना कंपिटेंस, आउटसाइडर के पास जाते हैं आप, तो कहता है अगर इनसाइडर के पास ही एक्सपर्टीज हो और वो EQCR कर पाए तो क्या दिक्कत है सर? तो आप चेक करिए कि अगर आपके पास काम आ रहा है, मान लो लिस्टेड कंपनी की ऑडिट आ रही है आपके लिस्टेड कंपनी की, तो क्या आपके पास वो लोग हैं जो EQCR परफॉर्म कर पाएंगे? क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, लिस्टेड कंपनी का EQCR करने के लिए आपने पहले लिस्टेड की ऑडिट की होगी। जिस आदमी के पास लिस्टेड के ऑडिट का एक्सपीरियंस नहीं है ना, वो लिस्टेड कंपनी की क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू नहीं कर सकता। तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करना लिस्टेड का, तो आपको खुद को लिस्टेड का नॉलेज होना जरूरी है। अब एक बार यहां देख लो, ये देखो, कहता है सर देखो रिव्यू करता है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, ठीक। अब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कहता है जो ये लिस्टेड कंपनी में EQCR जो है ये मैंडेटरी है सर, लिस्टेड कंपनी में। तो सर ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको EQCR कराना है तो EQCR बिल्कुल कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है सर EQCR या तो पार्टनर हो सकता है या दूसरा पर्सन फॉर्म के अंदर, बस ध्यान रखना वो मेंबर होना चाहिए ICAI का। कई बार अगर इंटरनल लोग नहीं है तो एक्सटर्नल को रखिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, आप एक्सटर्नल रखिए कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान रखना आउटसाइड तभी जाएंगे आप जब आपके पास लोग नहीं होंगे। जैसे लिस्टेड की अगर EQCR करनी है आपने, लिस्टेड कंपनी की फाइनेंशियल्स की EQCR करनी है, तो कह रहा है वही इंडिविजुअल कर पाएगा जिसके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा लिस्टेड की ऑडिट करने का। जिसने कभी लिस्टेड की ऑडिट खुद नहीं की ना, वो लिस्टेड की ऑडिट का EQCR नहीं कर सकता, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू नहीं कर सकता। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इस बारे में। थोड़ा सा एक पॉइंट आया था तो मैंने लिंक कर दिया था कि भाई जब अपन कंपिटेंस देखते हैं तो अपन ये भी देखते हैं कि क्या अपने पास इतने लोग हैं कि प्रॉपर EQCR कर पाए जरूरत पड़ने पर, और क्या ऑडिट कंप्लीट कर पाए विद इन द रिपोर्टिंग डेडलाइन। क्योंकि सिर्फ कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। 30 सितंबर को AGM होती है सर, उससे 21 डेज पहले आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट सर्कुलेट करनी होती है। 21 डेज पहले, सेक्शन 136 कंपनी एक्ट का। अब सर अगर 30 सितंबर लास्ट डे AGM का और 21 दिन पहले सर्कुलेट करना है,
तो कैसे ना कैसे करके भी 7-8 तारीख तक तो सितंबर तक आपको सब कुछ अवेलेबल कराना पड़ेगा, तभी तो आगे कंपनी भेज पाएगी अपने आपकी ऑडिट रिपोर्ट सर्कुलेट कर पाएगी, तभी तो एजीएम करा पाएगी। तो हर हालत में आप ये मान के चलिए कि अगस्त के लास्ट तक ऑडिट कंप्लीट करनी चाहिए। अब पता चला आपके पास लोग नहीं है, आपने ऑडिट ले ली, लेते जा रहे हो नए नए ऑडिट बार बार। अब किस दिन यहां चेक कर रहे हो, फिर उसका काम बाकी है, फिर वो चेक करो उसका काम बाकी है, फिर वो चेक करो उसका काम बाकी है। अब आपने 5 ही लोग हैं आपके पास और यहाँ वहां आपने कर रखा है काम, फैला रखा है, ना ये कंप्लीट हो रहा है ना वो कंप्लीट हो रहा है। और जैसे मैंने 6 बैच पढ़ाने शुरू कर दिए एक साथ, टाइम था नहीं तो एक दिन वहां छुट्टी दे रहा था तो वहां क्लास दे रहा था, फिर वहां छुट्टी तो वहां क्लास। एक बहुत पहले की बात है, फेस टू फेस पढ़ाई करते थे तो एक टीचर थे, तो तब एक एक 1.5 घंटे की क्लास होती थी, छोटी छोटी सीबीडी वगैरह की, तो उनके 8-9 बैचेस चलते। मैंने कहा सर कैसे ले रहे, तो टाइम ही नहीं 8-9 बैच का, तो अगर एक 1.5 घंटे भी लोगे तो 12-16 घंटे कैसे पढ़ाओ, तो टाइम ही नहीं है ना, तो बैंडविड्थ नहीं होती। आप अगर सुबह से ही पढ़ाना शुरू करोगे 8 बजे से भी या 7 बजे से भी, तो शाम के 7-8 तक तो पढ़ाई सकते हो, उससे लेट कितना पढ़ाओगे आप। बोला सर मैंने क्या कर रखा है, एक वीकली ऑफ देता हूँ अलग अलग बैच में, और वहां से निकाल के एक बैच में शिफ्ट कर देता हूँ, वो जो एडिशनल बैच मैंने लिया है। कि एक बैच से मंडे को ऑफ दिया, तो फिर उस बैच जो एडिशनल बैच लिया उसको मंडे को पढ़ा दिया, फिर एक बैच में ट्यूसडे को ऑफ दिया दूसरे बैच में, तो फिर ट्यूसडे वहां दे दिया। मैं कहा ये भी ठीक है यार, लेकिन आप ये समझिए इस चक्कर में ऑफ तो दे ही रहे हो ना वहां पे बाकी बैचेस में, तो उनका सिलेबस डिले हो जाएगा, तो समय से सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो भाई ये सब ठीक नहीं है ना, क्वालिटी नहीं आएगी प्रॉपर। तो भाई कह रहा है क्या रिपोर्टिंग डेडलाइन के अंदर कंप्लीट कर पाओगे, अब इतनी कंपिटेंस है आपके अंदर, क्या नॉलेज है लोगों को इंडस्ट्री, क्या एक्सपीरियंस है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को, क्या वो गेन कर सकते हैं, क्या सफिशिएंट लोग हैं आपके पास, क्या एक्सपर्ट्स हैं आपके पास, क्या वो लोग हैं आपके पास जो EQCR कर पाए, और क्या आप समय पर ऑडिट कंप्लीट कर पाओगे। ये वैसे बहुत जनरल पॉइंट, बहुत जनरल। मैं निमोनिक मैं फिर बोलूंगा बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करता, बट कहीं कहीं पे मुझे लगता है कि अगर जरूरी तो जैसे एक चैप्टर में 2-3 कभी बनवा दिए, कभी शायद एक भी ना बने, ऐसा होता है। जैसे यहाँ पे नॉर्मली हो सकता है मैं शायद 3 निमोनिक बनवाऊँ आपको इस चैप्टर के अंदर, एक यहाँ पे निमोनिक नीचे लिखा भी है अगर आप देखेंगे तो, और कैसे CD, नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्रीज, एक्सपर्ट्स की अवेलेबिलिटी, सफिशिएंट पर्सनल विद द कैपेबिलिटी एंड कंपिटेंस, एक्सपीरियंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक, क्राइटेरिया जो जरूरी है EQCR के लिए, EQCR के लिए, ठीक, और रिपोर्टिंग डेडलाइन। तो नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्रीज, एक्सपर्ट्स की अवेलेबिलिटी, सफिशिएंट पर्सोनल, एक्सपीरियंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, क्राइटेरिया फॉर टू परफॉर्म EQCR, एंड द ऑडिट और द एंगेजमेंट कैन बी परफॉर्म्ड विद इन द रिपोर्टिंग डेडलाइन। एक बात ध्यान रखना, मैं SQC 1 पढ़ रहे हैं तो ये सिर्फ ऑडिट तक सीमित नहीं है, सारे एंगेजमेंट पे लगता है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। ठीक है भाई, तो भैया अब चलो आगे, जल्दी से बोलो। अगर मैं यहाँ लिख दूँ शॉर्ट में, आप यहाँ लिख सकते हैं ना कहीं कहीं पे, मैंने आपसे कहा यहाँ पे देखो जैसे स्पेस है आपके पास, यहाँ है ना, जहाँ भी स्पेस में लिख सकते हैं, आपको लगता है नोटबुक में लिखना नोटबुक में लिख लो, जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा बाद में समेटना आसान रहता है। कैसे CD, कैसे CD, कैसे CD, ये भी ठीक, ठीक है। क्राइटेरिया EQCR भी कर सकते हो, तो कैसे ED हो जाएगा वो, बट एनीवेज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्रीज, ठीक। अगला बताइए जी, एक्सपीरियंस ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, सफिशिएंट पर्सोनेल विद कैपेबिलिटी कंपिटेंट, कैपेबिलिटी प्लस कंपिटेंस, साथ में बोलो भाई क्राइटेरिया टू परफॉर्म, इतने लोग हैं, दे आर मीटिंग द क्राइटेरिया टू परफॉर्म EQCR। ऐसा भी कर सकते हैं, आपको पता है, थोड़ा सा चेंज कर दें अगर, तो ऐसा भी कर सकते हैं, कैसे हो दी आप, तो यहां आ जाएगा इंडिविजुअल्स मीटिंग क्राइटेरिया टू परफॉर्म EQCR, एंड
audit या engagement can be performed within the reporting deadline. Deadline can be met. ठीक है। एक्सपर्ट्स की अवेलेबिलिटी अगर जरूरत होगी तो नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री, एक्सपीरियंस ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, sufficient personnel with the competency and competence, experts की availability, deadline can be met, and individual to perform EQCR। ये हो गया आई एम नमित, ये हो गया कैसे हो दी आप, मैं हूं नमित, दी आप कैसे हो, ये भी ठीक है। तो आई एम नमित हो गया इंटीग्रिटी को लेकर, और ये हो गया भाई आपका, जल्दी से बोलो, कंपीटेंस ऑफ टीम मेंबर। दिस इज रिगार्डिंग कंपीटेंस, दिस इज रिगार्डिंग इंटीग्रिटी। ठीक है, डन हो गई कहानी। चलिए अब चलते हैं आगे। ये तो हो गया डन डन डनाडन डन डन डन। अच्छा, तीसरे वाले में ना कुछ है नहीं। इंटीग्रिटी डन, कंपीटेंस डन, एथिकल रिक्वायरमेंट डन। एथिकल रिक्वायरमेंट में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिंपल है सर। जो एथिकल रिक्वायरमेंट आपने पहले पढ़ी हुई है ना, वही 5 और 5+1, 5 याद है, वही 5 और +1 मतलब इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो 5+1। ठीक है, डन। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एक्सेप्टेंस कॉन्टिन्यूएंस में एक बात और दी गई है, देखना जरा ध्यान से। कहता है अगर आपको लगता है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है फर्म और क्लाइंट के बीच में है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है अगर आपको लगता है, तो इसे रिजॉल्व करिए सर बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। इसे रिजॉल्व करिए बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। पहले आप रिजॉल्व करें, उसके बाद एंगेजमेंट परफॉर्म करें। पहले आप रिजॉल्व करें, उसके बाद एंगेजमेंट आप परफॉर्म करें। ठीक। कहता है अगर आपको कोई भी ऐसी जानकारी मिली, अभी ऑब्टेन्स मतलब प्रेजेंट टेंस, अभी मिली, जो अगर पहले मिल गई होती तो शायद आप ऑडिट एक्सेप्ट ही ना करते। मान लो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, पहले पता होता शायद ऑडिट एक्सेप्ट ना करते, अब मिल गई, अब छोड़ दो, उसमें क्या दिक्कत है। कहता है अगर आपको इंफॉर्मेशन मिली, कहता है दैट वुड हैव कॉज्ड ए टू डिक्लाइन एन एंगेजमेंट। अगर पहले मिली तो शायद डिक्लाइन कर देते, तो कह रहा है अब पहले मिली तो शायद डिक्लाइन कर देते, अब मिल गई तो अब क्या करेंगे। कह रहा है अब मिल गई तो अब उस केस में सबसे पहले आप देखो आपकी प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। आप देखो सबसे पहले क्या ये इंफॉर्मेशन के बारे में आपको रिपोर्ट करना चाहिए, किनको रिपोर्ट करना चाहिए। कह रहा है रिपोर्ट करना चाहिए पर्सन हु मेड द अपॉइंटमेंट, यानी कि मेंबर। फर्स्ट ऑडिटर के केस में बोर्ड अपॉइंट करता है, बाकी केस में मेंबर अपॉइंट करता है। और रेगुलेटरी अथॉरिटी, बैंक में आरबीआई है, इंश्योरेंस में आईआरडीआई है, लिस्टेड में सेबी है, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको आपको क्या बताना जरूरी है। पर्सन हु मेड द अपॉइंटमेंट एज वेल एज रेगुलेटरी अथॉरिटी सबसे पहले। और आप देखिए क्या विड्रॉ करना पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है विड्रॉ करना तो विड्रॉ कर जाइए। कहां से विड्रॉ करना पॉसिबल है, कह रहा है विड्रॉ करना पॉसिबल है एंगेजमेंट से। वो एंगेजमेंट छोड़ दो, जैसे मान लो 2 एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो क्लाइंट के, अब ऑडिट कर रहे हो, आपको ऑडिट में पता चला इंफॉर्मेशन, तो ऑडिट छोड़ दो, दूसरा परफॉर्म करते रहो। तो आपने क्या किया, आपने एंगेजमेंट छोड़ा। या फिर क्या आपको एंगेजमेंट और क्लाइंट रिलेशनशिप दोनों छोड़ना है। दोनों छोड़ना है, इसका मतलब ऑडिट भी छोड़ दिया और दूसरा एंगेजमेंट भी छोड़ दिया, तो क्लाइंट के साथ रिश्ता ही खत्म हो गया, अब कोई भी रिश्ता नहीं है। होते हैं ना कुछ महान व्यक्ति, कह रहे नाउ वी आर जस्ट फ्रेंड्स। स्कैम सबसे बड़ा। तो आपने क्या किया, एंगेजमेंट मतलब वो एंगेजमेंट तो खैर दूसरी एंगेजमेंट है, बट आपने क्या किया कि एक अच्छा रिश्ता था वो तोड़ दिया, मतलब आपने एंगेजमेंट बंद कर दी, खत्म कर दिया, बट रिश्ता नहीं टूटा, बातचीत अभी चल रही है एज अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंड। ठीक, बट यहां पे एंगेजमेंट भी टूटी और रिश्ता भी टूटा, नो फ्रेंडशिप, माई वे और हाईवे, नथिंग इज ग्रे, इधर ब्लैक और व्हाइट, है तो है, नहीं है तो नहीं है, है तो पूरा है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं, चाहिए ही नहीं।
तो कह रहा है तो एंगेजमेंट ही छोड़ दो या फिर एंगेजमेंट प्लस क्लाइंट रिलेशनशिप। मतलब क्लाइंट रिलेशनशिप मतलब होता है कि सर सारे रिश्ते नाते छोड़ दो, अब कुछ दिक्कत नहीं है, बस फोटो दिखनी बंद हो जाए, बस यही होना चाहिए, डबल टिक सिंगल टिक बदल जाए बस। कह रहे सर रुक जाओ, बस थम जाओ, अब हो गया काफी। प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कि रिपोर्ट करना जरूरी टू पर्सन हु मेड द अपॉइंट एज वेल एज रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड वेदर यू कैन विड्रॉ, इफ यू कैन विड्रॉ यू शैल विड्रॉ इन दैट केस। आप हमेशा विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको पता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, आगे भी पढ़ेंगे चैप्टर 7 के अंदर। सेबी पता है क्या बोलता है, अगर आप क्वार्टरली फाइनेंशियल्स की रिव्यू कर रहे हो, क्वार्टरली की, अगर क्वार्टर खत्म होने के 45 डेज के अंदर आप विड्रॉ करते हैं, विद इन 45 डेज आप विड्रॉ करना चाहते हैं विद इन 45 डेज, तो उस क्वार्टर की रिव्यू करनी ही पड़ेगी आपको, मैंडेटरी है उस पर्टिकुलर क्वार्टर की। जैसे मान लो क्वार्टर 1 है, तो क्वार्टर 1 के 45 दिन के अंदर छोड़ना है आपको, तो क्वार्टर 1 की ऑडिट रिव्यू करनी ही पड़ेगी, रिव्यू रिपोर्ट देनी ही पड़ेगी। और अगर 45 डेज के बाद छोड़ते हो तो क्वार्टर 1 की भी रिव्यू करनी पड़ेगी और क्वार्टर 2 की भी रिव्यू करनी पड़ेगी आपको, दोनों क्वार्टर का रिव्यू करना पड़ेगा। तो अगर आप छोड़ना चाहते हो ना सर, तो तुरंत नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं कि झोला उठाया बोले कल से नहीं आ रहा मैं, तो हमेशा विड्रॉ नहीं कर सकते आप। मैं छोटा सा एग्जांपल दिया कि इसको बहुत इलेबोरेटेड तरीके से पढ़ेंगे हम चैप्टर 7 के अंदर, कि अगर 45 डेज में आप विड्रॉ करना चाहते हैं क्वार्टर खत्म होने के, तो सर उस क्वार्टर की रिपोर्ट देनी ही पड़ेगी, मैंडेटरी, यू कैन नॉट विड्रॉ इमीडिएटली। हाँ, तो अगर विड्रॉ कर सकते हैं तो विड्रॉ करिए, और अगर विड्रॉ करते हैं सर तो सिनेरियो क्या होगा, यही बात ठीक है। कहता है अगर आप विड्रॉ करते हैं एंगेजमेंट से भी और रिश्ते से भी, रिश्ते नाते सब तोड़ दिया आपने, तब तब क्या होगा सर। अगर विड्रॉ करते हैं, सबसे पहले बात करिए क्लाइंट से, उसके पापा से। पप्पा, वो क्लाइंट के पप्पा, क्लाइंट का पप्पा कौन है, क्लाइंट का पप्पा है TCW जी। दोनों से डिस्कशन करिए, मैनेजमेंट से भी TCW जी से भी, कि सर अब आप क्या एक्शन लोगे, जो बात आपको पता चली है आप डिस्कशन करिए उनके साथ। अगर आपको लगता है और आप मन बना चुके कि अब विड्रॉ करना ही चाहिए, तो डिस्कस करिए क्लाइंट मैनेजमेंट और TCW के साथ कि सर हम तो विड्रॉ करेंगे, और रीजंस बताइए। तो सर ऊपर क्या डिस्कस कर रहे थे, ऊपर डिस्कस कर रहे थे मैटर, क्या एक्शन लोगे आप, और मैटर के बारे में फैक्ट वगैरह कंसीडर करते हो, क्या एक्शन लोगे, ये डिस्कस कर रहे थे। और आपने मन बना लिया कि भैया विड्रॉ ही करना है, तो विड्रॉल के बारे में डिस्कशन करिए और साथ में रीजंस बताइए, विड्रॉल के बताने पड़ेंगे रीजंस। किसको, अगेन मैनेजमेंट को, उसके पप्पा को। और अगर आपको लगता है विड्रॉ कर ही रहे हो, आप 240 के बारे में 240 पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ऐसे 240 फ्रॉड को लेकर, तो वहां भी ये पॉइंट आता है कि अगर विड्रॉ कर ही रहे हो तो विड्रॉल के बारे में बताना चाहिए। किसको बताना चाहिए, ऊपर तो बता दिया सर विड्रॉल के बारे में, अरे ऊपर बताया मैनेजमेंट उसके पप्पा को, यहां किसको बताओगे, यहां बताएंगे सर रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, ठीक, साथ में रीजंस फॉर विड्रॉल। ये कब बताएंगे, ये तब बताएंगे व्हेन देयर इज प्रोफेशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। आप शायद भूल गए, मैं आपको याद दिलाता हूं, प्रोफेशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ज्यादा दूर मत जाइए, याद करिए सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 कंपनी एक्ट का। अगर ऑडिटर रिजाइन करता है, रेजिग्नेशन वर्ड यूज करते हैं आप, रेजिग्नेशन, अगर ऑडिटर रिजाइन करता है भाई, रिजाइन करता है ऑडिटर, मन बना चुका है रिजाइन करना ही है, तो भैया रेजिग्नेशन के बारे में आपको बताना पड़ेगा। किसको बताएंगे सर, रेजिग्नेशन के बारे में आप बताएंगे ROC को 30 डेज के अंदर, और कंपनी को। अब ROC क्या, आप बताओ, ROC रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो अगर आप रिजाइन कर रहे हैं तो ADT 3 के अंदर आपको बताना पड़ेगा ROC को 30 डेज के अंदर। ROC क्या, ROC रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो भैया अगर लॉ कह रहा है ना, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आपकी, कि बताना है विड्रॉल के बारे में रेगुलेटरी अथॉरिटी को, तो बताइए रेगुलेटरी अथॉरिटी को। लॉ कह रहा है तो बताइए, लॉ कह रहा है तो बताइए। वहां पे ये भी लिखा है अगर गवर्नमेंट कंपनी होगी तो C&AG को भी बताना पड़ेगा, तो C&AG को बताओ, क्या दिक्कत है, C&AG को भी बताओ। जब लॉ बोलेगा रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताना है तो बताओ, और लॉ बोले या ना बोले, मैनेजमेंट उसके पप्पा को तो बताना ही बताना है, मैनेजमेंट को और उसके पप्पा को तो बताना ही बताना है हर केस में। रेगुलेटरी को तब बोलोगे जब लॉ बोलेगा,
और जो भी आपने डिस्कशन और ये सब किए होंगे ना, कंसल्टेशन डिस्कशन जो भी कुछ किया होगा, सबका डॉक्यूमेंटेशन कर लेना भाई। तो वो तो करना ही है ऐसे 230 के हिसाब से, वो इतनी बड़ी फाइट नहीं है। देखने के लिए बहुत कुछ है इसमें, कि बड़ी कथा कहानी है सर, इसमें है कुछ नहीं। मतलब ये अगर मैं समेटूं उसको थोड़ा सा शॉर्ट में, तो कैसे समेट सकते हैं जरा बताओ। इसको सबसे पहले एक बॉक्स में डाल देता हूं, ठीक है। ये अपन पढ़ रहे हैं एक्सेप्टेंस कॉन्टिन्यूएंस, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। ए फर्म ऑब्टेन्स इंफॉर्मेशन if obtained earlier, firm would have firm would have not accepted the engagement. It would have declined the engagement. तो अब क्या करे भैया, तो अब इस केस में क्या करेगी फर्म, तो फर्म शैल किसको रिपोर्ट करेगी, दो लोगों को रिपोर्ट करेगी। सबसे पहले persons who made the appointment, persons who made the appointment। एक बात ध्यान रखना, यहां पे सीधे मेंबर मत लिख देना, जो लिखा वही लिखना है, पर्सन हु मेड द अपॉइंटमेंट प्लस रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक। दूसरी बात, कंसीडर विड्रॉल इफ पॉसिबल, ठीक बात है। और अगर विड्रॉ करते हैं तो क्या होगा भाई, अगर विड्रॉ करते हैं देन सबसे पहले डिस्कस एप्रोप्रिएट एक्शन विद मैनेजमेंट और उसके पप्पा, विद मैनेजमेंट और उसके पप्पा, ठीक है। दूसरा बताओ, उनसे डिस्कस करिए विड्रॉल के बारे में भी, प्लस रीजंस ऑफ विड्रॉल, अगेन किससे, मैनेजमेंट उसके पप्पा, ठीक। तीसरा बताइए, थर्ड हो गया लाला, डिस्कस 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 डिस्कस। तीसरा काम क्या करे भाई, तीसरा काम करना है रिपोर्ट टू रेगुलेटरी अथॉरिटी। इफ लीगल रिक्वायरमेंट प्रोवाइड सो, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन हो गया, हो गया सर, बढ़िया हो गया, तो मजे करो। लीगल रिक्वायरमेंट प्रोवाइड सो, वो डॉक्यूमेंटेशन कर लो, जो भी डिस्कशन कंसल्टेशन और डॉक्यूमेंटेशन, आगे भी कंसल्टेशन वगैरह पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है। ये हो गया HR, तो यहां लिख दें हेडिंग में, लिख दो भाई, क्या दिक्कत है। एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, बढ़िया बात है ये तो, ठीक है भाई। ये हो गई आपकी एक्सेप्टेंस कॉन्टिन्यूएंस। तो कितने पॉइंट हो गए अभी तक हमारे हो गए भैया, ह्यूमन रिसोर्स डन, एक्सेप्टेंस कॉन्टिन्यूएंस डन, और अगला हो गया आपका एथिकल रिक्वायरमेंट डन। चलिए जी, तो अब ये सब कुछ हो गया डन। अब इसके बाद चलते हैं भाई, जरा क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। देखो जी, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, ये हमारी जो बुक है एलिमिनेटर, उससे जो क्वेश्चन बैंक है सॉल्व, उससे अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ में ICAI के स्टडी मैट के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। वो एग्जाम्पल्स
को हम कहते हैं टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग। मैंने क्या किया, उसका एक पूरा कंपाइलेशन कर दिया है। अगर आप देखेंगे चैप्टर वाइज, ये मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर भी किया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं है आपके पास टेलीग्राम में, आपको नहीं मिला तो टीम से आप मांग सकते हैं, ठीक है। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग चैप्टर 1 क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। ऐसे चैप्टर वाइज हमने टॉपिक वाइज ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी एक्सेप्टेंस कॉन्टिन्यूएंस पढ़ा, ठीक है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं दिस इज नॉट PYQs और क्वेश्चंस, दीज आर बेसिकली कंसेप्ट चेक्स, कि जो आपने पढ़ा है क्या वो समझ में आया है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो कुछ बातें नहीं भी मिलती हैं सीखने के लिए, तो भाई स्टडी मैट के एग्जाम पे जरूर करने चाहिए अपने को, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कि करिए, सबसे पहले बात करते हैं भाई CAM की। CAM को इंट्रोड्यूस किया है टू अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट सोशल फंक्शन में। He is sure to visit office of CAM very soon। उसने कहा मैं आपसे जल्द ही आपके ऑफिस में मिलता हूँ, ठीक बात है। डिस्कशंस ओवर अ कप ऑफ कॉफी नेक्स्ट वीक। ये पता चला कि भाई ED की सर्च हुई है उसके प्रेमाइस में। डाउट है भैया, क्या पता मनी लॉन्ड्रिंग या क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहा हो, ठीक है। और ह्यूज रिकवरी भी हुई है कैश की। ओहो, फिर तो ये काम नहीं लेना चाहिए यार। एक्सेप्टेंस कॉन्टिन्यूएंस इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट प्रमोटर की ओनर्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी सर्च किए प्रीमाइस बोगस कैपिटल गेन को लेकर ऑन पेनी स्टॉक्स, छोटे स्टॉक्स को लेकर। ये पता चला कि भाई कैपिटल गेन बोगस है और उसको लेकर भी सर्च हुई। सर्च मतलब रेड मारी है इनकम टैक्स वालों ने। लिमेंटिंग पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑडिटर, बाय हिज प्रेजेंट ऑडिटर। वो आपको कह रहा है भाई आप टैक्स ऑडिट कर दो हमारी 5 फैमिली ओन्ड फर्म्स की टू CAM और हैंडसम फीस देंगे आपको। अब आप बोलोगे सर टैक्स ऑडिट पे क्यों लगेगा? अरे भैया मैंने आपसे क्या बोला था, SQC1 हर एंगेजमेंट पे लगता है। चाहे स्टैट ऑडिट करो चाहे कोई और काम करो, हर काम पे क्या लगेगा? SQC1। तो इस पे लगेगा, बिल्कुल लगेगा SQC1। तो आप बताइए क्या कौन से फैक्टर कंसीडर करने चाहिए काम लेने से पहले? देखो जी, काम लेने से पहले आपको चेक करना चाहिए इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, ठीक। और इंटीग्रिटी में स्पेसिफिकली कौन सा पॉइंट देख सकते हैं आप? मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल एक्टिविटीज, ठीक। अब ED की सर्च भी हुई है, पैसा भी निकला है, तो भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी रेड हुई है, उसमें पता चला कि कैपिटल गेन बोगस है आपके। तो ये इंडिकेट करता है कि सर हो सकता है क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो, इसलिए इस क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं, इस ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। दिस एंगेजमेंट, दिस ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। सत्य वचन, बढ़िया क्वेश्चन। अगला एक और पढ़िए। MNP एंड कंपनी ऑडिटर की फॉर्म है, इसको अपॉइंट किया है बैंक ने टू कंडक्ट स्टॉक ऑडिट ऑफ अ बोरोवर। इसने अपने पेड चार्टर्ड अकाउंटेंट एम्प्लॉय को, सुधांशु को बोला कि आप एक काम करो स्टॉक ऑडिट कर दो, ठीक। बैंक ने आपको अपॉइंट किया स्टॉक ऑडिट करने के लिए। SQC1 लगेगा सर? हर किसी पे लगता है, सिर्फ स्टैट ने स्टॉक ऑडिट पे भी लगेगा। तो फर्म ने किसको बोला? अपने सुधांशु, अपने एम्प्लॉय को। उसने देखा भाई ये तो अपॉर्चुनिटी है कि स्टॉक ऑडिट कर रहा हूं, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट भी ले सकता हूं क्लाइंट से। उसने क्लाइंट को बोला, सुधांशु ने, कि मैं आपको क्लीन स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट दूंगा, क्लीन विदाउट एनी एडवर्स कमेंट एज अ क्विड प्रो क्यो समथिंग इन रिटर्न। मैं आपको क्लीन रिपोर्ट दूंगा, आप मुझे स्टैट ऑडिट भी दे देना। क्या ये अप्रोच सही है? और आप बताइए क्या क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम रिफ्लेक्ट करता है? बिल्कुल नहीं सर। देखो एथिकल रिक्वायरमेंट में 5+1 लगता है। 5+1 कौन सा याद है? 5+1 लगता है सर, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब। तो जो ये काम कर रहा है क्या ये इंटीग्रिटी है इसमें? नहीं। तो ये कहीं ना कहीं एथिकल रिक्वायरमेंट का ब्रीच है, और अगर एथिकल रिक्वायरमेंट का ब्रीच है तो भैया SQC1 का भी वायलेशन है। तो कहता है सुधांशु की अप्रोच प्रॉपर नहीं है, ये प्रैक्टिसेस ब्लिटेंटली वायलेट करती है कोड ऑफ एथिक्स को, उसकी स्पिरिट को। इट रिफ्लेक्ट पुअरली अपॉन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, बिल्कुल ठीक बात है। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और आप फॉर्म को बताइए, ये जिम्मेदारी फॉर्म की भी है, याद करिए। एथिकल रिक्वायरमेंट में आपने पढ़ा था कि भाई प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर आपने सुधांशु को रखा है तो सुधांशु को प्रॉपरली कम्युनिकेट करो अपने एथिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। अगर आपने सुधांशु को नहीं बताया और सुधांशु ब्रीच कर रहा है तो आपने नहीं बताया, वो आपकी गलती। सुधांशु ब्रीच कर रहा है, सुधांशु की गलती। लेकिन पहली गलती फॉर्म की है। फॉर्म को अपनी क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बताना चाहिए था, प्रॉपर कम्युनिकेशन। तो कहीं ना कहीं SQC1 का वायलेशन हुआ है, ठीक। तो ये एग्जाम्पल्स है, बढ़िया। अब चलते हैं भाई जरा केस स्टडीज की तरफ। केस स्टडीज में क्या दिया हुआ है? देखो जी, एक्सेप्टेंस कॉन्टिन्यूएंस की बात करते हैं। ये तो क्वालिटी कंट्रोल रिवर की बात है। यहाँ आ जाओ भाई, जरा पढ़ते हैं। MB एसोसिएट्स पार्टनरशिप फर्म है, स्टैब्लिश की गई 7 साल पहले, ठीक।
फर्म को नए क्लाइंट मिल रहे हैं और नए एंगेजमेंट सर्विसेज भी ऑफर की गई है, अच्छी बात है। फर्म कंसर्न है इंफॉर्मेशन लेने के लिए बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट या एक्सेप्ट या कंटिन्यूइंग विद द एग्जिस्टिंग क्लाइंट। कह रहे हैं सर वो चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन लेना अबाउट इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट। इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट में आपको पता है, आई एम नमित, वही 7 पॉइंट लगाने हैं, ठीक है, थ्योरेटिकली एक तरीके से। अगला क्वेश्चन, एसपीएस एंड एसोसिएट्स, ये एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे ख्याल, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, पहला चैप्टर है तो खासकर वॉल्यूम 1 में इंस्टीट्यूट ने वॉल्यूम 1 में ही मान के चलिए, वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, बहुत ही कम, ना के बराबर कहीं मिल जाए तो। वॉल्यूम 1 में ऐसे आपने पढ़ने हैं, स्टैंडर्ड्स आपने पढ़ने हैं, एसक्यूसी आपने पढ़ना है। अच्छा, स्टैंडर्ड्स तो बड़े सारे होते हैं सर, यहाँ पे मैंने आपसे पहले भी कहा कि कंपैरेटिवली आप ये समझिए कि कुछ कुछ कंटेंट इंस्टीट्यूट रखता है स्टडी मैट में, अपन वो कंटेंट पढ़ते हैं। कुछ कंटेंट इंस्टीट्यूट नहीं रखता स्टडी, जो ऐसे का जो कंटेंट है वो नहीं रखता स्टडी मैट में, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट इंस्टीट्यूट क्या करता है, मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ क्वेश्चंस डालता है स्टडी मैट के आखिरी में। वो क्वेश्चंस का कंटेंट आपको स्टडी मैट में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बट वो क्वेश्चंस भी अपने को पढ़ने हैं। तो वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका कंटेंट स्टडी मैट पे तो नहीं है, बट वो ऐसे में सही में दिया हुआ है कंटेंट, या एसक्यूसी में सही में दिया हुआ है कंटेंट। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे स्टडी मैट में। मैं जब भी कहता हूं कि आपके सिलेबस में क्या है, तो आपके सिलेबस में मैं पहले भी कह चुका हूं, स्टडी मैट वाला कंटेंट और स्टडी मैट वाले क्वेश्चंस, ये दोनों मिलकर आपका कंटेंट तैयार करते हैं। तो कंटेंट तो पढ़ लिया, अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस में दिख सकता है कुछ चीजें आपको ऐसी, इसीलिए मैं स्टडी मैट क्वेश्चन जरूर 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 पढ़ाता हूँ आपको, ठीक। एसपीएस एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ऑडिटर्स हैं ग्रेक लिमिटेड के, पिछले 2 साल से ग्रेक लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कर रही है फार्मा गुड्स की। 23-24 में कंपनी ने डाइवर्सिफाई किया और कमेंस किया है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना इन ई कॉमर्स अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी। एसपीएस एसोसिएट्स ऑडिट करते हुए इसने नोटिस किया कि कंपनी अपने ऑपरेशंस एक्सपेंड कर रही है नए सेगमेंट में, नए कंट्री में। एसपीएस एसोसिएट्स ने कोई भी नेसेसरी एक्सपर्टीज और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रखा, ठीक। अब आप एक चीज देखो, आपका क्लाइंट बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है नए सेगमेंट में, आप स्टैट ऑडिटर्स हो, सॉरी, आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, उस डाइवर्सिफाइड बिजनेस के नॉलेज आप पोजेस नहीं कर रहे हो, ऑडिट कैसे करोगे सर? एक्सेप्टेंस कॉन्टिन्यूएंस में 3 पॉइंट थे, इंटीग्रिटी, कंपीटेंस ऑफ द फर्म एंड थर्ड इज एथिकल रिक्वायरमेंट। ये पॉइंट है कंपीटेंस वाला, कैसे सीडी या कैसे हो दी। तो भाई नहीं है आपके पास कंपीटेंस, नहीं है तो अल्टीमेटली आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं सर हमें विड्रॉ करना है, एंगेजमेंट से भी विड्रॉ करना है, क्लाइंट रिलेशनशिप से भी विड्रॉ करना है, दोनों रिश्ते भी तोड़ दो। आप बताइए विड्रॉ करने से पहले क्या देखेंगे सर? विड्रॉ करने से पहले बढ़िया पॉइंट है, सबसे पहले फैक्ट की बात करिए, है ना, डिस्कशन करिए मैनेजमेंट उसके पप्पा से, विड्रॉ करें तो विड्रॉल का डिस्कशन करिए, प्लस रीजंस बताइए। अगर लॉ कहता है रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताओ, रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताएंगे बस, ठीक। अब इन्होंने क्या लिखा जरा देखो एक बार ध्यान से। कहते हैं QC1 के हिसाब से जब आप ऑडिट करोगे या रिव्यू करोगे या कुछ भी करते हो, कोई भी RS करते हो, कोई भी एंगेजमेंट है, तो आपको पॉलिसीज बनानी चाहिए एक्सेप्टेंस कॉन्टिन्यूएंस के लिए, ताकि रीजनेबल एश्योरेंस दे पाओ, ठीक, कि फर्म के पास सही में कैपेबिलिटी, कंपीटेंट टाइम है, फर्म इज कंपीटेंट। कंपीटेंट में 3 बातें देखते हैं अपन, तो इन्होंने प्रोविजन में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। अच्छा, मैंने क्या किया ना, एलिमिनेटर में जो इंस्टीट्यूट का ये सब सजेस्टेड आंसर है इंस्टीट्यूट के, हमने क्या किया उसको 3 पैराग्राफ में बांट दिया, 3 पैराग्राफ में आंसर बनता है केस स्टडी का, प्रॉपर हर जगह, लगभग हर जगह बांट रखा है, प्रोविजन, सिचुएशन, कंक्लूजन, ठीक। इन द गिवन केस एसपीएस एंड एसोसिएट्स अकाउंटेंट्स हैं, ऑडिटर्स हैं ग्रेक लिमिटेड के फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। उन्हें पता चला कि कंपनी ने अपने ऑपरेशन एक्सपेंड किए नए सेगमेंट और नए कंट्री में, ठीक है, ये तो सिचुएशन हो गई। एसपीएस के पास एक्सपर्टीज नहीं है सर, इसीलिए उसे विड्रॉ करना चाहिए, और अगर विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ करते वक्त ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये पॉइंट ऊपर भी लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने यहां लिखना सही समझा, तो ठीक है, वही 4 पॉइंट याद है, डिस्कशन विद वो, तो वही 4 पॉइंट आ गए अपने, कोई दिक्कत नहीं।
फिर नीचे लिखा है कि अबव इश्यूज को एड्रेस करेंगे बिफोर डिसाइडिंग टू विड्रॉ। बढ़िया क्वेश्चन है, भी कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होना चाहिए। आओ पढ़ते हैं। पीक्यूआर एसोसिएट्स स्टैट ऑडिटर्स हैं अनलिस्टेड कंपनी के, जो इंगेज है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स। रीअपॉइंटमेंट के बाद कंपनी ने ना अपॉइंटमेंट लेटर दिया पीक्यूआर को, एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस लेटर मांगा कि भाई हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, आप अपना एक्नॉलेजमेंट लेटर दे दो। सीएआर एंगेजमेंट पार्टनर है, प्लानिंग कर रहा है एक्सेप्टेंस लेटर को इशू करने की। करंट फाइनेंशियल ईयर में सर्च हुई है इनकम टैक्स अथॉरिटीज की। लो भैया, तो वही एग्जाम्पल आ गया, स्टडी मैड वाला ही क्वेश्चन भी आ रहा है यहाँ से, पे बाय क्यों May 24। ठीक, अकाउंट रिकॉर्ड को सीज भी किया है, सर्च एंड सीजर। ठीक, इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, उसने देखा कि प्रमोटर का जो ब्रदर है वो इलेक्शन लड़ रहा है अंडर द बैनर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। एक करंट सीनियर एंगेजमेंट टीम मेंबर, मतलब आपका ईटी मेंबर, आपकी टीम का मेंबर, ऑडिटर की टीम का मेंबर, ठीक, जो ऑडिट एंगेजमेंट में था पिछले साल तक, उसने आपकी फर्म छोड़ दी है और वो अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहा है एसोसिएट कंपनीज को। सर ये तो कहीं ना कहीं थ्रेट आ जाएगा कि पिछले साल तक आपकी टीम का पार्ट था, वहां चला गया, उनको सर्विसेज दे रहा है छोड़ के। ठीक, पीक्यूआर को एक और सीनियर मैनेजर अभी भी रखना है, जिसके बाद एक्सपर्टीज होगा उस ऑडिट का। सर अगर एक सीनियर मैनेजर ने छोड़ दिया, आपने अभी तक नहीं रखा यार सीनियर मैनेजर एक्सपीरियंस वाला, तो कहीं ना कहीं फर्म कम्पिटेंट नहीं वाला पॉइंट भी आ जाएगा ना, आपके पास एक्सपर्टीज कैपेबिलिटी और ये सब तो है नहीं ना, फर्म कम्पिटेंट है नहीं, वो वाला पॉइंट भी आएगा यहाँ पे। आप बताइए कौन सी बातें कंसीडर करेगी बिफोर एक्सेप्टेंस कॉन्टिन्यूएंस। तो एक्सेप्टेंस कॉन्टिन्यूएंस से पहले 3 बातें कंसीडर करनी है, इंटीग्रिटी, कंपिटेंस और कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट। बिल्कुल ठीक बात है। फिर कहता है जी, फर्म ऑब्टेन करेगी इंफॉर्मेशन बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट विद द न्यू क्लाइंट। नए क्लाइंट नया एंगेजमेंट, एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट कंटिन्यू करना है यानी, या पुराने क्लाइंट के साथ नया एंगेजमेंट। अगर आपको इश्यूज लगते हैं तो भैया या तो एक्सेप्ट ही मत करो या फिर विड्रॉ कर जाओ जब तक इश्यू रिजॉल्व ना हो। ठीक, इसके बाद एक पॉइंट और दिया इन्होंने, 220 पे रेफर किया। 220 आपने पढ़ा नहीं अभी तक क्योंकि ऑडिट भी होगा ना ये, ठीक है। 220 का रेफरेंस अभी हम नहीं ले रहे हैं, 220 भी पढ़ेंगे तो रेफर कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या दिया इन्होंने दिया है सर, आपको इंटीग्रिटी देखनी थी। ठीक, तो इंटीग्रिटी में आप ये देखिए कि क्या प्रमोटर का भाई पॉलिटिकल पार्टी में है, इलेक्शन लड़ रहा है, तो क्या कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दी है क्या? अगर दी है तो उससे संबंधित रिस्क देखिए। अब देखो आगे एडिशनल कंटेंट, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, अगला, क्लाइंट से कम्युनिकेट करिए स्कोप को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर। ठीक, इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी है थ्रू आउट द एंगेजमेंट। अगर पोटेंशियल थ्रेट्स हैं जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी वाला पॉइंट, वो आरपी हो सकते हैं आपके, ठीक है भाई, प्रमोटर का भाई तो आरपी ही है और वो पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ा हुआ है, तो आपको वही सेम पॉइंट। सीनियर मैनेजर एक और पॉइंट है, सीनियर मैनेजर जो सर्विसेज दे रहा था, ठीक, अब वो जाके सर्विसेज दे रहा है किसको? ग्रुप कंपनीज मतलब एसोसिएट कंपनीज को। तो आप चेक करिए उसका इंपैक्ट आएगा क्या एथिकल रिक्वायरमेंट पे, क्या उसके कारण थ्रेट क्रिएट हो रहा है क्या? और कॉन्टिन्यूअली मॉनिटर कि क्या चेंजेस डेवलपमेंट हुए हैं फर्म की एबिलिटी में टू प्रोवाइड सर्विसेज। अब जैसे इनकम टैक्स वालों की सर्च हुई, क्लाइंट का मैनेजमेंट चेंज हुआ, ठीक है, इन सब केसेस में आप देखो इनकम टैक्स रेड हुई है, एंगेजमेंट पार्टनर इवेल्युएट करेगा रिस्क है क्या, और क्या अगर इनकम टैक्स रेट में कुछ बातें पता चली है तो भाई क्लाइंट ने आपको नहीं बताई थी वो बातें, नॉन डिस्क्लोजर टैक्स डिस्प्यूट्स। ठीक, और देखिए एंगेजमेंट टीम के पास नेसेसरी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज हैं क्या। अब जैसे डिपार्चर और सीनियर मैनेजर है, वो छोड़ के चला गया, उसके पास ही एक्सपीरियंस था सिर्फ, और आप किसी को लेके भी नहीं आए नए को, तो कहीं ना कहीं ऑडिट क्वालिटी बेकार हो जाएगी। रीजन बीइंग आपके पास एक्सपीरियंस टीम मेंबर है ही नहीं। अब सीनियर टीम मेंबर छोड़ के जा चुका है, तो क्या कोई और है उसकी जगह जिसके पास एक्सपर्टीज है? अगर नहीं है तो सर फिर आप बात आपको पहले देखनी पड़ेगी बिफोर स्टार्टिंग ऑफ ऑडिट। अब देखो इन्होंने क्या किया, इसमें कंक्लूजन में कितना ज्यादा इलेबोरेट कर दिया है। इंस्टीट्यूट है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है भाई साहब, कुछ भी।
प्रोविजन में इतना सा पॉइंट लिखा है, ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक और ये 3 पॉइंट वही अपन ने पढ़ा, बट आप देखो यहां आते आते इन्होंने बिल्कुल एक्सपेंड कर दिया। अब यही सजेस्टेड आंसर, मतलब मैं सही बताऊंगा, दिस इज नॉट रीजनेबल। ये वो पॉइंट लिखो या वो बातें बताओ जो रीजनेबल हो। अब अगर स्टडी में सजेस्टेड में आप ये भटक दोगे तो कॉपी चेक करने वाला तो नंबर देगा ही नहीं बच्चे को। सही नहीं है ना, मतलब ये चीज आप, मतलब दिस इज नॉट रीजनेबल, तभी तो फिर नंबर आप दे नहीं रहे हो। बट ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा हर आंसर में नहीं होता है, कुछ कुछ में ही होता है। जैसे ऊपर के देखो सही आंसर, सही सजेस्टेड आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इतना कंटेंट आप लिखोगे, बच्चा ये लिखते लिखते उसकी हालत खराब हो जाएगी भाई साहब। इतना कंटेंट लिखने में ही 3 पेज भर जाएंगे, वो बेचारा बाकी क्या अटेम्प्ट करेगा, 4-5 नंबर में इतने आंसर, इतना बड़ा आंसर लिखेगा, वो तो हो गई उसकी कहानी फिर। बट महिमा अपरंपार है, कोई बात नहीं। आइए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये सेम क्वेश्चन है यार। इंटीग्रिटी को लेकर क्या चेक करोगे, याद है ऊपर पढ़ा अपन ने। इंटीग्रिटी को लेकर क्या चेक करोगे लाला, तो इंटीग्रिटी को लेकर ये चेक करेंगे, आई एम नमित। ठीक है भाई, आई एम नमित हो गया यहाँ पे डन। अभी EQCR पढ़ा नहीं है आपने, अच्छा एथिकल रिक्वायरमेंट्स तो पढ़ चुके, एक क्वेश्चन वहां से भी है एथिकल रिक्वायरमेंट से भी। XYZ एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ऑडिट फॉर्म है, सर्विसेज दे रहे हैं क्लाइंट्स को, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिट, टैक्सेशन, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, बहुत अच्छी बात है, देनी भी चाहिए। स्टैट्यूटरी ऑडिट आप कर रहे हो बी लिमिटेड लिस्टेड कंपनी की पिछले 7 साल से। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, फेमिलियरिटी थ्रेट आप देखते हैं, अगर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक एक ही आदमी बना हुआ है तो सर वो ठीक नहीं है। लिस्टेड कंपनी में तो खासकर मैंने कहा 7 ईयर्स के अंदर चेंज करना जरूरी है उस पर्सन को, ठीक है ना। और वैसे रोटेशन वाला तो कंपनी एक्ट में आप पढ़ते हैं, लेकिन फर्म में भी किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लो फर्म तो 5-5 साल के लिए कर ही सकती है एज पर कंपनी एक्ट। 5 ईयर्स का पहला टर्म, 5 ईयर्स का दूसरा टर्म, फिर कूलिंग पीरियड आता है 5 ईयर्स का। तो 5 ईयर्स का पहला टर्म, 5 ईयर्स का दूसरा टर्म, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फर्म में अगर मान लो 5 ईयर्स 2 टर्म तो मिल जाते हैं फर्म को 10 साल तक के, लेकिन कहता है 7 ईयर्स के बाद ना आपको पार्टनर को रोटेट करना जरूरी है। पार्टनर को मतलब 7 साल के बाद अब 3 साल और बचे आपके पास, तो दूसरे पार्टनर को ईपी बना दो, एंगेजमेंट पार्टनर, एक ही आदमी को, नॉट मोर देन 7 ईयर्स। ये एंगेजमेंट पार्टनर रहा है स्टार्टिंग से और अभी 7 साल हो चुके हैं, उसे सब पता है इंटरनल कंट्रोल की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। ही मेंटेन गुड रिलेशन विद द मैनेजमेंट, वो तो फेमिलियरिटी थ्रेड की खुशबू आई रही है यहाँ पे। और TCWG हर साल ऑडिट ढंग से कंप्लीट होती है हेल्दी तरीके से। करंट ईयर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ने बोला कि भैया एंगेजमेंट पार्टनर चेंज कर दो, रीजन बीइंग एंगेजमेंट पार्टनर बहुत टाइम से बना हुआ है, अब 7 ईयर्स हो चुके हैं, इससे रिस्क क्रिएट होता है और थ्रेट्स आते हैं कहीं ना कहीं। ठीक, मैनेजमेंट ने बोला भैया हम तो चेंज करेंगे नहीं एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक, और आप बताइए एज पर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम क्या चेंज करना चाहिए। ठीक, देखो जी 2 बातें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई थी, नेचर ऑफ एंगेजमेंट वाला पॉइंट, पब्लिक इंटरेस्ट के हद तक इन्वॉल्व है, और लेंथ ऑफ सर्विस, वो सब वही दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक, कहता है फेमिलियरिटी थ्रेट इन केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड कंपनीज, वहां देखना जरूरी है। कह रहा है देखो इन ऑडिट्स के अंदर एंगेजमेंट पार्टनर को रोटेट करिए आफ्टर अ प्री डिफाइंड पीरियड, नॉर्मली नॉट मोर देन 7 ईयर्स। 7 साल से ऊपर नहीं, मतलब 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल बदल दो, अनलेस अनटिल वो हो सोल प्रोप्राइटरशिप, तो बात अलग है। एक्सेप्ट इन केसेस वेयर ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी इज कंडक्टेड बाय द सोल प्रैक्टिशनर, सोल तो बात अलग है, वरना 7 ईयर्स के अंदर चेंज कर दो आप। अब क्वालिटी कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा है तो आप, ऑब्वियस सी बात है, भी मैंने आप आगे ही बताया था भाई, पीयर रिव्यू कराना पड़ता है स्टार्टिंग में, पीयर रिव्यू, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, NFRA, वो आगे भी हम पढ़ेंगे, तो एक लाइन उसकी भी डाल दी। अब कहता है सर सिचुएशन आ गई, कंक्लूजन में क्या दिया, कंक्लूजन में दिया हुआ है सर कि कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट है सेम एंगेजमेंट पार्टनर का लिस्टेड कंपनी में से मोर देन 7 ईयर्स आ रहा है, फेमिलियरिटी थ्रेट है सर, कहीं ना कहीं ऑडिट क्वालिटी और इंडिपेंडेंस खराब होगी। इसीलिए फॉर्म को एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहिए जिससे पार्टनर्स का रोटेशन होता रहे, ताकि इंडिपेंडेंस और इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। ठीक, सही बात। और जहां तक बात है पार्टनर्स के इंटीग्रिटी और मेंटेन करने की, तो आप उनको ये सारी बातें बता देंगे। तो जाते जाते इन्होंने HR वाला पॉइंट भी डाल दिया।
ईपी का आइडेंटिटी और ईपी का रोल आप मैनेजमेंट को बताइए, टीसीडब्ल्यूजी को बताइए, ईपी को भी बताइए, और ईपी के पास कंपीटेंस अथॉरिटी और ये सब होना चाहिए। मतलब जाते जाते कहते भाई तू क्यों नंबर ले रहा है May 25, तो तेरे 2 नंबर, 1 नंबर 1.5 नंबर तो काट ही देते हैं हम। बेचारा बच्चा बढ़िया नंबर आंसर लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 7 वाला पॉइंट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, जाते जाते एचआर वाला पॉइंट डाल दिया। अब एक नॉर्मल स्टूडेंट बेचारा एचआर क्यों लिखेगा यार, लिखना भी तो चाहिए। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, पहली क्लास है, मैं आपको समझा रहा हूँ, और इसीलिए मैं आपको स्टडी मैट और पीवाईक्यू सारे डिस्कस करा रहा हूँ विद आंसर, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं। अगर इंटर में आपने मुझसे पढ़ा हुआ तो इंटर में आपने देखा होगा मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। लॉ में और ऑडिट में क्वेश्चन कुछ के आंसर दिखा देता हूँ सजेस्टेड, लेकिन यहाँ हर एक सजेस्टेड आंसर दिखा रहा हूँ कि कभी रिपीटेड क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन आया तो समझ लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात आप समझ जाएंगे कुछ 5-7 लेक्चर के अंदर, कि यहाँ कंटेंट में कमी मत करना फाइनल में, कि थोड़ा प्रिसाइज वो प्रिसाइज खुद ही नहीं लिख रहा प्रिसाइज सजेस्टेड आंसर में, आपने लिख दिया प्रिसाइज, उल्टे नंबर काट देने उसने आपके। तो ऐसा भी नहीं कि कुछ भी लपेटते रहो बैठ के, बट फिर भी यार मतलब, अब एचआर वाला लिख दिया पॉइंट, ठीक है जी, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, चंगा, ठीक है। तो डरिए मत, जो सिचुएशन है उसको कितने अच्छे तरीके से अपन हैंडल कर सकते हैं, अपन वही काम करेंगे और वही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब ये हो गई कहानी आपकी डन। तो भैया मैंने करा दिया आपको ये पॉइंट, आपका क्वेश्चंस करा दिए, मैंने करा दिया आपको टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग करा दिया, ठीक है जी। तो 3 पॉइंट आपके हो गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं एक चीज करा रहा हूं, उसके बाद मेरे को तो बिल्कुल पता ही नहीं चला, और हम इस लेक्चर को कंक्लूड भी करेंगे, रीजन बीइंग ड्यूरेशन 2 घंटे के आसपास की है, तो मुझे लगता है वो होने वाली है, हो चुकी है, ठीक है। तो एक चीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो बाकी 3 कंटेंट है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर अलॉन्ग विद एसए 220 ऑल्सो, ठीक है। आइए पढ़ते हैं जरा। SQC1 कहता है सर फॉर्म को ना क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एस्टेब्लिश करना है, और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एस्टेब्लिश करना है, ध्यान रखिए, और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड लगेगा हर फॉर्म पे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी बात समझ रहे हो आप क्या 2 पार्टनर है, 20 पार्टनर है, आप अकेले काम कर रहे हो, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कुछ भी आप कर रहे हो, हर फॉर्म पे SQC1 लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्म हो, चाहे वो LLP हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, हर किसी पे लगेगा। सर क्या डिमांड क्या है SQC1 की? SQC1 की सिंपल डिमांड है सर कि फॉर्म और उसके लोग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को माने, तभी सही क्वालिटी मेंटेन होगी। अब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं सर ऑडिट के लिए ऐसे, रिव्यू के लिए SRE, ठीक, RS के लिए SRS, एश्योरेंस जो फ्यूचर वाली अपन बात कर रहे थे उसके लिए SAE। तो आपको प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स भी मानने हैं और आपको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी माननी है। अब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या होती है? जैसे कि बेस्ट एग्जांपल कारो 2020। अब कारो क्या स्टैंडर्ड थोड़ी है, बट ऑडिटर को मानना है तो मानेगा। 143 कंपनी तक का मानना है तो मानना है। तो कह रहा है आपको प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स भी मानने हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी माननी है, और जो रिपोर्ट आप इशू करोगे वो रिपोर्ट अप्रोप्रिएट होनी चाहिए उस सर्कमस्टांसेस में। अभी याद किया अपन ने, एक एग्जांपल पढ़ा था, एक एग्जांपल डिस्कस किया था अपन ने कि भाई कहता है जी मैं आपकी टैक्स ऑडिट कर रहा हूँ, आपकी क्लीन रिपोर्ट दूंगा, और स्टॉक ऑडिट कर रहा हूँ, आप मुझे ना स्टैट ऑडिट दे देना। तो अगर क्लीन रिपोर्ट ही दे रहा है, भले ही वो सिचुएशन वहां एडवर्स है, भले ही वहां स्टेटमेंट है, लेकिन क्लीन रिपोर्ट दे रहा है, क्या वो सही कर रहा है एज पर SQC1? बिल्कुल नहीं सर। प्रॉपर रिपोर्ट दीजिए, जो सही रिपोर्ट है, अप्रोप्रिएट एज पर द सर्कमस्टांसेस। मॉडिफाइड भी हो सकती है, अनमॉडिफाइड भी हो सकती है। स्टैंडर्ड्स मानने हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स माननी है, साथ में जो रिपोर्ट देनी है, द रिपोर्ट मस्ट बी अप्रोप्रिएट एज पर द सर्कमस्टांसेस। ठीक है जी, चंगा। तो ये हो गया जी आपका ह्यूमन रिसोर्स डन, एथिकल रिक्वायरमेंट डन, एक्सेप्टेंस कॉन्टिन्यूएंस डन, और इसी के साथ हमारा पहला लेक्चर होता है समाप्त। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।